सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे के साथ साजिद हुसैन और ताहिरा खान का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे आप हफ्ता और इतवार देखते हैं और कोशिश करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव शो लेकर हाजिर खिदमतों। और पाकिस्तान में सर्दियों का जी उरूज चल रहा है क्योंकि मिड ऑफ दिसंबर में हम आ चुके हैं और हर तरफ धुंध है। और मोटरवे इंतज़ामिया ने बोल दिया है कि जी गैर ज़रूरी सफ़र ना करें क्योंकि हद निगाह कम हो गई है। और तामीर और तरक्की का सफ़र किस सिमत गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ मुल्क का दौरा भी कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अहले कराची क्या कर रहे हैं, तारुफ करवाऊँ क्योंकि मॉर्निंग शो में पहुंचना सुबह कराची में बड़ा मुश्किल काम है। ट्रैफिक स्पेशली ट्रैफिक जी के हाँ, मसले से दो चार। और अब इस वक्त हमें एक प्रोफेशनल रेसलर ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका नाम रेसलिंग की दुनिया में आप उनको कॉबी ब्रेंडन के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में उनको लोग इसी नाम से जानते हैं। और वैसे चूँकि निकनेम उनका कॉबी ब्रेंडन, लेकिन वैसे वो बिलाल आफरीदी हैं सर। तो कॉबी ब्रेंडन को भी हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में सुबह सवेर में। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सीनियर सहाफ़ी निजी टीवी के ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद अली शाह को भी सर गुड मॉर्निंग कहेंगे, बहुत शुक्रिया सर आपने भी टाइम दिया। उनके साथ सर आप माहिर कानून हैं, मुख्तलिफ अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं और आपकी पॉलिटिकल वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एडवोकेट नूर मलिक साहब ज्वाइन किया सर, खुश आमदीद। आपने सुबह सवेरे में टाइम दिया। पहले सर आगाज़ करते हैं रेसलर से। सर जी ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में रेसलिंग को फ़रोग देने के लिए आप लोगों की बड़ी सर्विसेज है और अभी कम भी हो गया इसका मेयार मेरे हिसाब से पाकिस्तान या बढ़ा है या बढ़ा है? अब तो मेयार बढ़ गया है अब तो काफ़ी। और वीनस वालों के साथ तो हमारा मतलब जो है वीनस पर ही हमारे वीकली शोज़ टेलीवाइज होते रहे और इनिशियल डेज से वीनस हमारे साथ हैं। साजिद साहब का बड़ा शुरू से साथ रहा, तो इसके थ्रू हमारी जो है जितने भी इवेंट्स होते रहे, शोज़ होते रहे, तो पूरे पाकिस्तान में इवॉल्व हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये जो रेशो है बच्चों में जो रेसलिंग का है कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से थोड़ा नहीं बिल्कुल बात यह है कि देखें आप शायद कंफ्यूज कर रही हैं मलाखड़ा वाली रेसलिंग से। बेसिकली जो WWE लेवल की रेसलिंग जो है पाकिस्तान में वो चीज़ होने लगी है अब ना। और हम ऑलमोस्ट 2017 से इस चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 पाकिस्तानी रेसलर्स हैं। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ हमारे पास सऊदी और कतर से लड़के जो है यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, यहाँ से सीख के फिर हमारे और कॉबी ब्रेंडन उनको सिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा चले ये देखिए ये पाकिस्तान का टैलेंट है और रेसलिंग की दुनिया में भी पाकिस्तान अपना लोहा मनवार है। ज़रा माहिर कानून से बात कर लेते हैं। सर कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू, आपने मुझे याद किया। और क्योंकि आपका ताल्लुक ऐसी बिरादरी से है जो बिरादरी आजकल बड़ी खौफ की अलामत हुई हुई है। वजह क्या है? वकला से लोग अब घबराने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वकील जो है इतना मिसगाइड क्यों करते हैं? चलें दो सवाल हो गए। जी दोनों का जवाब देना। दोनों का जवाब दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वकील नाम है रहनुमाई का। अगर कोई इस रहनुमाई से घबराता है तो उसका अपना ज़र्फ होगा कि वो घबरा रहा है। हम घबराने के लिए पैदा नहीं हुए, ना ही हम घबराते हैं किसी को। ठीक है। रही ये बात कि लोग क्यों हमसे घबराने लगे हैं, तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है। जहाँ अच्छे हैं वहाँ ऐसे भी हैं जिनको आप नहीं कह सकते कि वो वकील हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर हम एक प्रोटेस्ट नहीं कहना, कन्वेंशन कर रहे थे, तो हम जा रहे थे तो कुछ वकला ने पुलिस वालों पे हमला किया। बाद में उनकी फुटेजेस वगैरह हमने चेक की तो वकील नहीं थे। वो काला कोट पहनकर आया हुआ शख्स वकील नहीं होता हर वक्त। तो हमारे अंदर कुछ लोगों को शामिल कर दिया जाता है, शरपसंद अनासरों को शामिल कर दिया जाता है। वो कौन है, कैसे करवा देते हैं, इतना बड़े क्राउड में हम भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते ना, क्योंकि कराची के अलावा कराची से बाहर से भी लोग आए हुए होते हैं, तो हर एक को हम नहीं जानते। तो ये काम तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है कि उनको पहचाने, उनको अलग करें। काले कोट वाले ने किया है पर्सनली, ये जो आप करें, आप कंप्लीट करें अपने। तो ये उन्हीं का काम है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कि वो उसको टैकल करें और उसके ऊपर चेकआउट करें कि कौन क्या कर रहा है। हम पे इल्ज़ाम लगता है कि हम जो है जत्था बनकर हमला करते हैं। हम जत्था बनकर हमला कहीं नहीं करते बॉस, ये बात यकीन रखिए। हम कानून की पासदारी करते हैं और कानून के लिए कानून की आवाज़ उठाते हैं। हम अगर कहीं जाते हैं, जैसे मेरे साथ कोई इशू खुदा न खास्ता आता है, तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ शामिल हो जाएंगे।
अगर आपके साथ खुदा का इशू आता है आपके दोस्त आपके साथ शामिल हो गए, यही तरीका है। जी तरीका अब हम सारे काले कोट वाले नजर आ रहे तो लगता ऐसा है कि हम हमला करने चले गए। भाई हम हमला करने नहीं गए, अपनी रेमेडी लेने का हमें भी हक है कि हम भी पाकिस्तानी हैं। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि जो आपकी अगेंस्ट द विंड चलेगा वो आपका मुखालिफ है। अच्छा एक और ये बात कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। देखिए ना कुछ आप देखिए ना, अच्छे बुरे तो सब में है ना नूर साहब। ऐसा ही है। वकील आप रहनुमाई के लिए आपका पेशा है, लेकिन आप लोगों में कुछ ऐसे भी तो है ना वो क्लाइंट की जान ही नहीं छोड़ते। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर बात यह है कि एक प्रोफेशनल लॉयर के पास अगर आप आएंगे ना तो वो अपने क्लाइंट की जान छोड़ने वाली बात नहीं है, अपने क्लाइंट का मसला हल कराने वाली बात होती पहचान है। कैसे होगी कौन प्रोफेशनल है, वो कौन- बताएं कैसे क्योंकि पहचान एक आम होगी, इंसान हम अपना कैसे इंसाफ सवालात के करें लिए- उनसे। सर देखिए सबसे पहले प्रोफेशनल लॉयर्स जो होते हैं ना उनके पास अपना एक ठिकाना जरूर होता है। ठीक है, वो छोटा ठियाई जरूर हो मगर होता जरूर है। ओके। तो चलते फिरते जो वकला होते हैं ना, जो बेचारे नए नए आए हुए होते हैं, वो अमूमन परेशान हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता, जूनियर्स लेवल पे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं तो यानी सीख रहे होते हैं। ठीक है, मगर उन्हें भी काम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। हर 5 साल बाद हमारे कानून में इतनी तब्दीलियां आ चुकी होती है कि हम सारे एक लेवल पे आ जाते हैं, जूनियर्स हो जाते हैं, फिर सीनियर बन जाते हैं, इस तरह होता है। ऐसा नहीं कि कानून हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो उनकी पहचान सिर्फ इतनी सी है कि आप उन्हें जब काम दें तो उनके पीछे कम से कम आप राब्ता करते रहे, राब्ते की कोई जगह हो। जब राब्ते के लिए कोई वसाइल होंगे ना, जो जराए होंगे जराए, तो उसके बेस के ऊपर आप अपना मसला हल करा सकते हैं। अदरवाइज हमारी प्रोफेशनल बॉडी है, कराची बार एसोसिएशन है, सिंध बार काउंसिल है, अगर आपको कोई वकील तंग करता है तो आप वहाँ जाके हमारी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी अब यही मैं आ रहा था, मैं यही आ रहा था कि बहुत सारे लोग हमसे मैं पूछते हैं कि यार ये सवाल आप वकला से किया करें कि हर आदमी की कहीं ना कहीं कंप्लेन होती है कि लेट्स सपोज हम वकील एक हमें तंग कर रहा है, हम पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहा है, उनकी हम कंप्लेन कहाँ करें और फिर उस पर अमल कैसे होगा और फिर उसकी सजा जजा का अमल उनका क्या होगा। केस, हाँ, उनका केस किसके वो पास कौन लेकर सुनेगा, जाएंगे? क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमें लाइसेंस इशू करती है वो सिंध की हद तक सिंध बार काउंसिल है। ठीक है, सिंध बार काउंसिल में आप जाके हमारे खिलाफ जिस वकील के खिलाफ आप चाहते हैं जो आपको तंग कर रहा है, बिमार सबूत यानी सब शवाहिद के साथ जो आपके पास मौजूद हैं उनको लेके जाएं और एक कंप्लेंट फाइल कर दें। यकीन माने उस पर फौरी कार्रवाई होती है। ओके। और ऐसा और नहीं वो हुआ, उस कई कार्रवाई- वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स की, अभी तक फैसला नहीं हुआ, आप असरअंदाज हो सकते हो, इसलिए आपका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है। ऐसा ही रोटी रोजगार है हमारा, लाइसेंस जो है ना यही हमारा प्रोफेशन, ये हमारी रोटी रोजगार लाइसेंस ही मंसूख हो है। जाता है। उसको सस्पेंड करते हैं इनिशियल स्टेज पे, प्रूफ हो जाए तो अभी हाल के अंदर ही कुछ वकला के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। अभी सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन से कुछ 1-1.5 महीना पहले कोई लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। तो हमें भी सजा मिलती है, जजा सजा का प्रोसेस हमारे साथ भी चलता है। लोग डरते इस बात से हैं कि वहाँ जाए कैसे। भाई जाने का क्या इशू है, सिंध बार काउंसिल में सिंध हाईकोर्ट चले जाएं, वहाँ पे 5th फ्लोर के ऊपर सिंध बार काउंसिल का ऑफिस बना हुआ, आप जाके हमारी कंप्लेंट लिखते हैं। एक लिखने में क्या तकलीफ है आपको, वो भी नहीं लिख सकते। तो अब ये तो चीजें ऐसी है ना कि खुद समझनी चाहिए। कराची सिटी कोर्ट में आते हैं, कराची बार एसोसिएशन ऑफिस बिल्कुल मेन रोड पे बना हुआ है, सेंटर के अंदर ही बिल्कुल है, अब वहां जाके कंप्लेंट करते हैं। हाई कोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट बार का ऑफिस सामने बना हुआ है, वहां जाके करते हैं। जराए बहुत हैं, हम मदर पिदर आजाद नहीं है, हमारी आजादी पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारी काउंसिल्स ने लगाई हुई हैं ताकि एक सिस्टम जो है वो चलता रहे। क्योंकि हमें भी पता है कि हम कहां से कहां निकल सकते हैं, तो उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। रोकने के लिए बने बंद लगे हुए हैं। चले जी, आपके लिए ये बातें गालबन इंफॉर्मेटिव होंगी और कोशिश ये करते हैं कि वो सवालात करें कि जिससे आपके लिए कुछ आपको सीखने का मिले। और आज आपको पता चल गया कि अगर कोई वकील आपको बिला वजह अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं जो मुताल्लिका फॉरम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आज़ाद हैं और वो आपको किसी तरह अल्लाह ना करे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आएँ। तो वहाँ पे भी लोग मौजूद हैं जो आपकी सुनेंगे। शाह साहब से ज़रा बात कर लेते हैं। शाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। शाह साहब, मैंने तो एक फुटेजेस देखी, आपने भी देखी होंगी, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था फॉर्मर वज़ीर आज़म की बहनों पर। अच्छा हो रहा है। मैं बिस्मिल्लाह से आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का। और साजिद, ये आपने जो सवाल किया इस वक्त, देखें बात ये है कि हर इंसान का एक दौर हुकूमत चल रहा होता है, उरूज व ज़वाल का एक सिलसिला चल रहा होता है। तो उस वक्त मैं नहीं चाहता कि पूरी हिस्ट्री आपको बयान करूं कि टीएलपी के साथ क्या हुआ था, फैज़ाबाद धरना क्या था या दीगर मामलात में क्या हुआ था। आप कहेंगे जी वो बिलावल की रैली
आराम से निकल गई थी, हाँ। फजलुर रहमान की आराम से निकल, जवाब होते हैं हर जगह, जवाब होते हैं। हाँ। लेकिन बात यह है कि देखिए कानून अपना रास्ता देख रहा होता है। अगर वो गैर कानूनी था तो बैरिस्टर गौहर और उनकी पूरी टीम केस ठोक देते जाके। सीधी सी बात है ना, कानून समझते हैं, उनके पास वकला की बहुत बड़ी टीम है। किसने उनको मना किया कि आप कानूनी कार्रवाई नहीं करें, उसके खिलाफ केस नहीं डालें? डाल देते। तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। अभी इन्होंने वकील साहब ने जो बातें की हैं, मोहतरम हमारे सामने बैठे हैं, मैं इनको अभी से नहीं जानता हूँ। इनसे ये देखें, इनसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सवाल का कनेक्शन हो जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल जो है 2-3 तलवार पे एक मुकाबला हुआ था जिसमें SHO जख्मी हो गया था। बिल्कुल हुआ था। और वो PTI की बहुत बड़ी रैली थी, तहरीक इंसाफ। हाँ। उस रैली में इनके मुकामी रहनुमा भी मौजूद थे, जो कि वहाँ से स्किप कर गए थे और कारकुनान बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है। SHO रियाज था जो जख्मी हुआ था, बॉर्डर संधाने का। उन बच्चों की जमानत के लिए मैं फ़ोन कर रहा था लोगों को कि यार इन बच्चों का कसूर नहीं है, आप मुझे रास्ता बताएं। तो इनका नाम मुझे दिया गया था उस वक्त कि नूर साहब देख रहे हैं उस सारे सिस्टम को, आप उनसे रब्ता करें। यार जो मुकामी रहनुमा है वो किस मर्ज की दवा है मुझे ये तो बताइए। जब वकला ने ही बेड़ा उठाना है सारा, और नूर साहब ने बाई पॉकेट जाके अपने एफर्ट्स करके जो है बच्चों की जमानत का, उसमें खवातीन भी थी, उसमें लोग थे। तो ज्यादती देखें अपोजिशन के मामलात में ही कहीं ना कहीं होती नजर आ रही होती है हमें। हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो हम जानते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाता है। किसी ने तो इश्तिहाल दिलाया जो बावर्दी दुरुस्त हमला हो गया, कोई तो था उसके उस मॉब के अंदर, कोई शरपसंद तो था जिसने वो पीसफुल रैली जो है वो तहस नहस कर दी। तो बात ये है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा कि जिसकी वजह से उनको मुंतशिर करने के लिए काम करना पड़ा। लीडरान जो बैठे हैं, जब उनको एक इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं सिक्योरिटी लेवल पे कि आप यहाँ से हट जाएं, और उसका बहुत पहले से ऐलान किया जा रहा है कि हमने ये एरिया जो है वो कवर कर लिया है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, और वहाँ उसके बावजूद जो है अगर जो है कोई चल रहा है मामला तो ये तो होगा। चलें, ये बहुत खूबसूरत। उसके बाद वो उनकी भी मदर पिदर आज़ादी है कि जिसको चाहे उठा के पटक दें, इसको चाहे मार दें। तो उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रात को 2:30 बजे 2 बजे का टाइम था जब वाटर कैनन यूज़ किया, सख्त सर्दी के अंदर। वो सुबह से तो मेरे ख्याल हज़ारों में लोग थे, शाम तक रात होती तो लोग चले जाते हैं। बहनें बैठी हुई थी और कुछ साथी बैठे हुए थे। क्या ज़रूरत थी उस जो सुकून से बैठे थे उन्हें तंग करने के लिए? उस वक्त क्या ज़रूरत थी उन्हें जो सुकून से बैठे हुए थे? वो तो कुछ नहीं कर रहे थे। सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के थे वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। हमारे जो वो शायद खटक साहब हैं, वो सेव करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो उनको भी नाले में फेंक दिया। असल में कोशिश की गई थी कि इन सबको नाले में फेंका जाए, नाला बुर्द कर दिया जाए और हमेशा के लिए कहानी मुका दी जाए। अल्लाह पाक ने रहम किया, अल्लाह पाक रहम करता है। उस लड़के ने देखे ना, उस लड़का खड़ा रहा, उसकी हिम्मत देखिए उस वाटर कैनन के सामने। मैं आता हूँ इस पर भी, और फिर कानून क्या कहता है कि चूँकि हमने रिसेंटली देखा 7 दिसंबर को सिंध में कल्चर डे मनाया जा रहा था, और उस कल्चर डे की रैली को रोका गया और वहाँ पर भी बदमज़गी फैली, तोड़ फोड़ हुई, मुकदमात दर्ज हुए। बोथ पार्टीज़ ने शिकवा किया, रियासत ने शिकवा किया कि इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए गए। सामने वाली पार्टी ने कहा कि वो कुछ शरपसंद थे, सब ऐसे नहीं थे। वो जो कुछ शरपसंद का रैलियों में आना और फिर कानून का हरकत में आना, और कानून ऐसा हरकत में आता है सबको ले जाता है, तो उसमें बेगुनाह भी चले जाते हैं और फिर उस पर हाथापाई भी होती है, सर डंडे भी पड़ते हैं, तो बेगुनाहों को पड़ जाते हैं। उसके लिए कानून हमें क्या कहता है, इस पर भी हम रहनुमाई लेंगे और दीगर मौज़ूआत पे बात करते हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।
ब्रेक के बाद साहब खुश आमदीद। आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, और तस्लीम की हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता प्रोग्राम में। इसको आगे बढ़ाते हैं। हम एक दूसरे को तस्लीम भी तो नहीं करते ना, सोसाइटी का ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है। हम मानने को तैयार ही नहीं है। हम अब तो सोशल मीडिया वाले हो गए हैं, बस वहाँ पे अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, गालियाँ पड़ रही हैं, दुआएं पड़ रही हैं, हमें उससे क्या, हमें तो यूट्यूब पैसे दे रहा है। तो अखलाकियात गई भाड़ में, तहज़ीब, तमद्दन, बड़ा छोटा, उस्ताद शागिर्द सब ख़त्म। कॉवो ब्रेंडन साहब तस्लीम करते हैं कि शेर खान आपसे अच्छा रेसलर है? मैं तो अपने से अच्छा किसी को भी नहीं मानता। शेर खान कैसे अच्छा हो सकता? अच्छा, क्यों? देखिए मैं उसने चैम्पियनशिप्स नहीं जीती? शेर खान ने चैम्पियनशिप जीती है। मैं 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, फर्स्ट एशियन चैम्पियन हूँ और ईस्टर्न चैम्पियन हूँ, फिर पाकिस्तान का पहला प्रोफेशनल रेसलर। उसी ने मुझे बताया था कि आप चीटर हैं, गेम में चीटिंग करके जीतते हैं। देखिए आपने एक बात सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड व्हेन यू थिंक इट्स अ वॉर देन एवरीथिंग इज फेयर। तो आई हैव टू विन द वॉर, आई कैन ड्रॉ द ब्लड, आई कैन ड्रॉ द बैटल लाइन विद माय ब्लड। लव एंड वॉर ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जंग के भी उसूल होते हैं, तो आप वो उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। देखें जीतने के कोई उसूल नहीं होते। अच्छा, और मैं उन लोगों में से हूँ, देखें जीत तो मुझे तो अक्सर सिर्फ विनिंग चाहिए। जीत तो अक्सर विलन भी जाते चाहे हैं, कुछ भी लेकिन हो नाम जाए। हीरो का होता है। जी। ये कहना था शेर खान का, नाम मेरा है क्योंकि मैं ईमानदारी से जीतता हूँ, जिस तरह रेसलिंग WWE की दुनिया में अंडरटेकर जीतता था। जिस तरह WWE की दुनिया में अंडरटेकर जीतता था, आपने ट्रिपल एच को भी जीतते हुए देखा होगा। तो अगर शेर खान साहब अपने आप को पाकिस्तान का अंडरटेकर समझ के एग्जाम्पल दे गए, तो फिर आप WWE में ट्रिपल एच को भी देखें। यू कैन कंसिडर मी एज ट्रिपल एच ऑफ पाकिस्तान। ना करें, आ जाएंगे यहाँ आके ना आपको फोड़ पाड़ के चले जाएं हमारे शो में बिलाल भाई। नहीं अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ आज। अच्छा, अभी प्रीवियस इवेंट में हमारा जो है बैटल रंबल हुआ, 20 मैन रंबल था। तो मैं आई वॉज द REW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फॉर ऑलमोस्ट 1120 डेज। ठीक है। तो और इन 1120 दिनों के अंदर मैं इंडियंस के भी अगेंस्ट करा, सऊदी वालों को हराया मैंने, मैक्सिकन्स को हराया, मल्टीपल इंटरनेशनल रेसलर्स को हराया। नहीं, वो सच्चा सच्ची में हराया, झूठा हराया? नहीं बिल्कुल। आप ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। Scripted तो नहीं था ना। आपके YouTube पर ही जो है टेलीवाइज होता है एवरी वीक, और सारा रिकॉर्ड वीनस की नूरा कुश्ती इसको हाँ, नूरा कुश्ती जिसको कहते हैं। YouTube के वीनस के आर्काइव में सारा डाटा मौजूद है। आप वीनस के चैनल पर देख लें या REW के चैनल पर देख लें, मेरे सारे उसमें। अच्छा, बच्चों को हम अगर ये रेसलिंग सिखाना चाहें तो क्या प्रोसेस है इसका? किस एज में जा सकते हैं, किस तरह से ये? रेसलिंग सीखने की कोई एज नहीं है। आप अगर WWE में भी देखें तो आज तक जो है जॉन सीना, ही इज़ 48 years old एंड ही इज़ स्टिल परफॉर्मिंग। तो और अगर देखें लोग इसको अगर नूरा या नकली भी बोलते हैं, तो देखें एक बात है, वो जो रिंग में कर रहे हैं ना, वो एक स्टंट कर रहे हैं, एक डेडली स्टंट है। हाँ, सही है। और इसको परफॉर्म करने के लिए 48 की एज में, तो जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली अगर 48 वालों को देखें तो आजकल 50 वाले भी जो है ना वो लाठी पकड़ लेता। जी जी, मैक्सिमम। तो वो 48 की उम्र में वो इतना ट्रेंड है, इतना एथलेटिसिज्म स्टिल बॉडी में है। इवन आप WWE में रिक फ्लेयर को देखें, ही इज 76 years old, लेकिन अभी भी जो है वापस आता है, कहता है भाई मैं एक मैच और करूंगा। ड्यूरिंग मैच बेहोश भी हो जाता है। हाँ, लेकिन बात ये है कि एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए, जो उसकी हिम्मत चाहिए, वो हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। नहीं, क्या ही अच्छा हो कि आप और शेर खान का मैच हो और आप चीटिंग ना करें। आप पर ये इल्ज़ाम भी है ना देखें कि आप जीत को फोकियत देते हैं, भले जैसे भी जीत हो। नहीं देखें, शेर खान जो है ना वो एक डरपोक किस्म का रेसलर है, क्योंकि देखें मैं खेलता हूँ एनीथिंग गोज। मेरा जो जॉनरा है, मैं हार्डकोर और डेथ मैचेस खेलता हूँ। ठीक है। जिसमें मेरे हाथ में कप आया, मैंने सर पे मार दिया, ये टेबल है मैंने इस पे फेंक दिया। हाँ। तो शेर खान इस तरह के मैचेस से भागता है। अच्छा, मतलब मैं आपको रिसेंटली बताऊं तो नेपाल में उनके अगेंस्ट जब उनका नेपाली रेसलर से मैच था, तब उन्होंने ट्यूबलाइट मारी, तो शेर खान साहब ही वाज लाइक नो, जस्ट लाइक गर्ल्स, ही इज डूइंग लाइक दिस। शेर खान साहब ये क्या सुन रहे हैं? अच्छा, डर गए थे। तो जो है वो मैं आई एम द किंग ऑफ डेथ मैचेस। मतलब मैं मेरा तो प्लान अलग है। अब मुझे टाइटल्स की तरफ, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं आपके शो में था, मेरे पास एक बेल्ट होता था। हाँ हाँ हाँ। अब बेल्ट्स का मुझे वो नहीं है। अब मैं अपने दूसरे गोल पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे जॉनरास के जो मैचेस हैं वो डेथ मैचेस हैं। मतलब मैंने तोड़ फोड़ करनी है, खून खराब। मेरे हर मैच के एंड में मैं आपको खून में लथपथ नजर आऊंगा। और इसी तरह का जो मेरा ड्रीम ओपोनेंट है, जॉन मॉक्सली,
ही इज द किंग ऑफ डेथ मैचेस तो ये ऑल ओवर डेथ द वर्ल्ड। मैच करवा दें आपका शेर खान के साथ? शेर खान तो बहुत पीछे रह गया, और होगा भी तो वो मेरे लिए 2 मिनट का चुटकिया गेम है। आई एम नाउ प्लानिंग टू फेस जॉन मॉक्सली इन डेथ मैच। चले, अगर शेर खान से रब्ता हो हमारे प्रोड्यूसर साहब का तो ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि सर आप के बारे में भी पता चला। होता ये है कि हम बोथ साइड को मौका देते हैं ना बात करने का, कि दूसरी साइड ये ना कहे कि एक प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और सामने मेरे ओपोजिशन को बोलने दिया गया, हुकूमती मौक़िफ़ नहीं लिया गया। तो इधर भी सर दोनों जो ओपोजिशन के रेसलर थे, अपोजिट पार्टीज़ को हमने दोनों का मौक़िफ़ ले लिया है। और शाह साहब, तस्लीम का बड़ा फुकदान है, हमसे अच्छा कोई बोलता है हम उसकी तारीफ़ करते हुए मौत आती है हमें। वजह क्या है, क्यों नहीं हम तस्लीम करते? मैं कहता हूँ ये तो ज़र्फ वालों का काम ही नहीं है। देखें, हर अगर कोई बच्चा भी जो है कोई गुड वर्क कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर माशरे में कोई शख्स भला काम कर रहा है या आपको कुछ अच्छा सबक दे रहा है, समझा रहा है कोई बात, तो उसकी बात को सुनना समझना। देखिए, ये तो जहालत वाली बात हो गई कि आप हर इंसान को जो है वो झूठा मक्कार कह के अपने आप को एक सुपीरियर साबित करें। ये मैं कहता हूँ ये माशरे की जो है वो कमज़ोरी है। हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब वो कोई भी बैठ के किसी पे भी आके गाली गलौज करके जाता है, कोई आके किसी को भी आके गिरा के चला गया, किसी की कैरेक्टर असिस्टेशन कर दी। हालांकि लॉस मौजूद है लेकिन हम अखलाकन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? खुश नहीं है किसी की कामयाबी से। मैं समझता हूँ साजिद, इस वक्त का जो मामला है तकरीबन पिछले 2017 से मैं देख रहा हूँ कि माशरे के अंदर जो है आसूदगी नहीं है। ज़रा गहरी थोड़ी उर्दू है। आसूदगी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के घर में माशी प्रॉब्लम्स हैं और एजुकेशन के मामला इतने हार्ड हो गए कि बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। दूसरी बात ये है कि लोगों के पास बिजली का बिल देने के लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं लोगों को। तो जहनी तौर पे जो है ना, माशरे में लोग जब थक जाते हैं उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो चिड़चिड़ापन जो है ना फिर वो सही सिमत में लेके नहीं जाता, वो जहनी तौर पे मफलूज करता चला जाता है। तो उस चिड़चिड़ेपन की वजह से हम किसी से भी उलझते हैं या कोई हमसे उलझता है, वो चिड़चिड़ापन हालांकि 12 मिनट का होता है। ये साइंस कहती है कि वो 12 मिनट जो है वो हाइपर रहता है, आदमी पे ठंडा हो जाता है। लेकिन ये कि माशरे में अगर हम इन चीज़ों को गौर से देखें कि तकालीफ, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ 50% जो है वो गरीब लोग हैं और 50% जो है वो रिच फैमिलीज हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि 90% जो है, बल्कि 90 को भी अबव कर लें, हाँ, हमारे यहाँ जो है वो गरीब तबका है। और पूरा गरीब नहीं कहूँगा, उसमें गुर्बत की लकीर से नीचे भी लोग हैं। तो उन लोगों को, हुकूमत को चाहिए, ये रियासत का काम है, रियासत माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत चल रही हो, कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो, ये रियासत का काम है कि वो अपनी आवाम के घर में आसूदगी लाने के लिए इक़दाम करें। ये पहला फरीज़ा है। सियासत बाद में है। देखें, आवाम से ही सियासत है, लेकिन हमारे लीडरान जो है वो आते ही साथ दूसरे कामों में पहले लगते हैं, आवाम के मसाइल को आखिरी तरजीह पे रखते हैं। अपने रिलीफ पहले लेते हैं ना, अपने रिलीफ पहले लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने पेश किया है इसको। लेकिन आवाम जो है, जो आपको लाई है, जो इस मुल्क का सरमाया है, जो इस मुल्क की खूबसूरती है, आवाम जो यहाँ पे आपकी समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है तमाम मईशत की, वही लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप अगर उनके मसाइल की तरफ नहीं जाएंगे और उनका ये चिड़चिड़ापन नुकसान दे, कौन नहीं चाहता मेरी औलाद पढ़े, कौन नहीं चाहता हमें मेडिकल की कम अज़ कम मुनासिब सहूलियात मिल जाए। यहाँ हर चीज़ इतनी प्रोफेशनल हो गई है कि आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो डॉक्टर ये देखता है कि ये कितने पैसे दे सकता है। एक मरीज के साथ आया और मरीज के साथ आने वाला कितना मजबूत है, ये डॉक्टर की साइको चलना शुरू होती है। आप कोर्ट जाए, पहले दौर में तो वकला जो है वो वेलफेयर के लिए भी केसेस लेते थे, कुछ हैं आज भी ले रहे हैं। मैं तारीफ करता हूँ कि अंसार बरनी इतने अरसे से जो है वो बिहाइंड द बार्स है, वो वकील नहीं है लेकिन उनको एक बहुत बड़ा पैनल रखते हैं, वो वेलफेयर कर रहे थे। वो भी उनका काम उनकी वाइफ चला रही है, दीगर लोग उनके लोग चला रहे हैं, वो वेलफेयर आज भी जारी है। वो वेलफेयर करने वाले ना दुख दर्द में भी कर रहे होते हैं। मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि एक शख्स तकलीफ में है, वो जेल में मौजूद है, उसके बावजूद वेलफेयर का काम चल रहा है क्योंकि उस फैमिली के अंदर वेलफेयर उतरी हुई है। तो वकला कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास टीम बैठी है, हमारे पास समझे नूर साहब बैठे हैं, पूरी बार कौंसल बैठी हुई है, अच्छे रिसोर्सेज हैं इनके यहाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माशरे का हर फर्द, उसकी ये जिम्मेदारी है
कि अक्कासी करें मसाइल की, जो लोगों को मसले हैं, ताकि ये फ्रस्ट्रेशन खत्म हो। ये फ्रस्ट्रेशन कहते हैं इसको, कि सुबह उठते पैनिक हो गई, क्या हुआ जी, वो दरवाजे पे जी बिजली काटने आ गए लोग। है, तो अब ये टेंशन लेके जब बंदा बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम तो करेगा वो। ये तो फिर वो उन जो टेंशनों को कैसे खत्म किया ह्यूमन जाए? राइट्स और फिर रियासत माँ, ये दो बड़े मामला हैं ना। एक ह्यूमन राइट्स वाली तंजीमें, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्रियाँ, वो क्या कर रही हैं, और फिर रियासत माँ, उसका किरदार कहाँ है? देखिए, रियासत माँ का किरदार ये होना चाहिए जो मैंने बताया, लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, एनजीओ हमारी जितनी भी हैं, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि इन रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड को पहले अलग बिल्कुल अलग सही, करें। इनकी तस्दीक हो। उसके बाद जो रजिस्टर्ड है उनका पहले वो क्या आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी कि करें। वो जो रियासत माँ है वो हमारे दरवाजे पे भेजती है बिजली वालों को? देखिए, रियासत का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रियासत का उसमें अमल दखल ज़रूर है, लेकिन अब जब मैं जाता हूँ, मैंने मुनस अलवी के मामलात को देखा और कुछ के इलेक्ट्रिक के लोगों से रब्ते किए, तो मुझे ये पता चला कि एक इलाके में 70% चोरी हो रही है, 30% लोग बिल दे रहे हैं। वो 70% जो चोरी कर रहे हैं वो फायदे में, जो बिल दे रहे हैं उनको भी लोड शेडिंग 10 घंटे मिल रही है। उनका जवाब ये था हमें रिकवरी मिल जाए, हम लोड शेडिंग बंद कर देंगे। मेरा जवाब ये था कि आपकी ऑपरेशनल टीम क्या कर रही है, इसकी जिम्मेदारी उन 30% लोगों की नहीं है। ऑपरेशनल टीम को आप एक्टिव करें, वो जाए डिस्कनेक्शन करें, तो वो मामलात बेहतर होंगे, बजाय इसके कि आप 30% के ऊपर वो बोझ डाल दें 70% का। और बिलों में भी इसी हवाले से जो है मैं समझता हूँ एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि पीएमटी एक है, उसके अंदर अगर 15 मकान आ रहे हैं एक पीएमटी के अंदर, वो 15 मकान में से अगर 10 या 5 या 4 अगर बिजली चोरी कर रहे हैं, तो बाकी सब लोग भी मुतासर होते हैं उन बिलों के अंदर। और पिछली गुफ्तगू में मैं नाम गलती से गलत ले गया था, सारिम बर्नी जो है वो चला रहे हैं वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि अभी जेल में है। वो मैं अंसार बर्नी कह गया था, भाई हैं उनके बड़े, वो नहीं है जेल में, करेक्शन कर लिया। मैं आता हूँ ना नूर साहब के पास। नूर साहब के पास हम छोड़ कर गए थे गुफ्तगू को। एक तो वो जो जब रैलियों में अच्छे और बुरे सब उठा लिए जाते हैं और एफआईआर भी सब पर हो जाती है, जब एक इनोसेंट आदमी पर एफआईआर हो गई तो उसका कैरियर का क्या होगा, और जिन्होंने काटी उनकी सज़ा और जज़ा का क्या होगा, नंबर 1। दूसरा, ये जो रियासत माँ सुबह सुबह हमें टेंशनें देती है, उसका सदेबाब क्या होगा सर? रियासत माँ, ये बड़ा अच्छा वर्ड है जो हम सुनते हैं, और काफ़ी अर्से सियासत में तो काफ़ी चलता है कि रियासत माँ होती है, मगर इस माँ के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं ना, वो इस माँ को सही तरह वर्क करने नहीं देते। होता ये, जो ही माँ का लफ्ज़ आता है तो कुछ सोतेले बन जाते हैं, कुछ सगे बन जाते हैं। सही। सगों के लिए तो बड़ी रियायतें और सोतेलों के ज़मीन पे फेंक देते हैं। नाम नहीं लूँगा, कुछ आबादियाँ देखें इतनी वेल इक्विप्ड होती हैं, वेल मैनेज्ड होती हैं, तसव्वुर नहीं करेंगे उस आबादी से बाहर निकलें, वो हमारी आबादी हम सोतेलों की, ठीक है ना। हमें रोड भी नहीं मिलता, हमें पानी भी नहीं मिलता, हमें गैस भी नहीं मिलता, हमें बिजली भी नहीं मिलती, इसके बावजूद सबके बिल हमें मिलते हैं। और उस सगों के पास चले जाएं, ना गैस का बिल है, ना बिजली का बिल है, ना पानी का बिल है, ना रोड की कटिंग है, ना कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ वेल मैनेज्ड है। क्यों? ये रियासत के साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, ये रियासत को किसी और तरफ ले जाते हैं। उसके सदेबाब के लिए आइन में बहुत सारे, एक वक्त था कि ये चीज़ें थीं, मैंने वक्त इसलिए बोला कि कुछ अमेंडमेंट्स आने के बाद वो इख्तियारात ख़त्म हो गए अदालतों के पास। पहले 199 में हम जाते थे, वो यानी कोई बात आपकी है तो उसके लिए आप 199 में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो वो उसके ऊपर एक्ट करती थी, डिक्लेरेशन, डायरेक्शन एंड ऑर्डर, तीनों चीज़ें हो जाती थी। 26th अमेंडमेंट ने सब चीज़ें ख़त्म की थी। 27th अमेंडमेंट के अंदर डिक्लेरेशन आ गई है, यानी अब आप हुकूमत के खिलाफ कोई केस लेके जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन तो दे सकता है कि हाँ जी ये गलत हुआ, ख़त्म। उसके बाद डायरेक्शन कोई नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? ये तो वो समझे ना जिन्होंने अमेंडमेंट की है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि रियासत के साथ सगे और सोतेले वाला हिसाब हो रहा है। तो फिर ये जो जब ऑर्डर नहीं, तो फिर यहाँ पे तो फिर ये, मैं अगर आसान अल्फाज में, मार्शल लॉ सर, मैं इसको फिर पूछ नहीं सकते आप? मैं मार्शल लॉ कैसे कह सकता हूँ उसको? यहाँ तो सिविल गवर्नमेंट है ना। हाँ, तो नहीं, आप तो उसके बैक पे कौन है, लॉ कौन सा है? दुनिया को पता है उसके बैक पे कौन है, दुनिया समझती है। पूछ नहीं सकता आप गलत तस्लीम कर रहे हो तो उसके बाद सजा और जजा है ना। 27th अमेंडमेंट को अगर पढ़ें तो उसमें तो ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। मैंने बिल्कुल पढ़ के बताया, मैंने सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा,
क्योंकि मुझे सवाल का जवाब देना होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हुआ क्या, तो होता ये है कि हम सोतेलो सगे के चक्कर में पड़ गए बॉस। हमारे पास एक सोतेला माशरा, एक सगा माशरा, ऐसा लगता है मुझे। वो उसके सगे बच्चे उसको पाल रही है, सोतेलों को इस्तेमाल कर देगा, करो मजदूरी इसके लिए, कमा के खिलाओ उसको, नहीं खिलाओगे तो पैरों तले रोन देंगे हम। ताकतवर लोग हैं भाई, रोन भी सकते हैं, रियासत है। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि वो रेल यूज में जो होता है प्रॉब्लम होता है, तो भाई जहाँ रैली निकलती है ना, तो उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी पड़ती है उस डीसी के, कि वो डीसी उस इलाके के अंदर रैली की परमिशन देता है। ठीक है, अगर परमिशन नहीं है तो जितने भी ऑर्गेनाइजर थे सबसे पहले उन पे एफआईआर होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होती? यहाँ सियासी मसलियत क्यों बीच में आ जाती है? ठीक है ना, तहरीक इंसाफ जब रैलीज निकालती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, या कोई और जमात निकालती है जो अपोजिशन में होती है, तो उसके सरबराहान पे एफआईआर बनना शुरू हो जाती है, गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं। ये हुकूमत के पसंदीदा लोग होते जो रैलीज निकाल रहे थे ये, ठीक है, इनके सरबराहान के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई आज तक? मेरा सवाल, आम पब्लिक को क्यों पकड़ लेते हैं? रैली नहीं थी वकील साहब, ये सियासी रैली नहीं थी, ये तो कल्चरल डे अरे था। आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक रैली निकलती है तो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऑर्गेनाइज करते हो, उसके लिए डीसी से परमिशन जरूरी है। कोई भी रैली आप निकालेंगे, एज पर लॉ में बात कर रहा हूँ, मेरी तो दोस्तियां इन सबसे, सब ताल्लुक रखते हैं, हम सिंध में रहते, सिंध धरती के लोग हैं, Exactly, हम सिंधी हैं सारे, तो हम सिंधी कैसे कहेंगे कि हम अपना कल्चर का डे नहीं मनाए? ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो विदाउट परमिशन, विदाउट एनी थिंकिंग शर्त फैलाने के लिए रोड पे निकलते हैं, और तमाम हम सिंधियों को बदनाम करके चले गए। हम सारे कराची वाले सिंधी हैं। ये साजिद का सवाल बड़ा जबरदस्त है कि कैसे लोग शामिल होते हैं, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है ऐसे? ये मैं आपसे ऐसे कहता रहा हूं। कल्चरल डे के सगे और ऊपर पूरी सौतेले- कौम को बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है? तो इसको देखेगा कौन? ये ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी में आ जाते हैं ना फिर। ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए। तो ऑर्गेनाइजर्स को देखे ना, ये ऑर्गेनाइजर्स वो होते हैं जो फिक्टिशियस होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओरिजिनल नहीं होते। ओरिजिनल्स जो होते हैं कोई पत्थर नहीं मारेंगे सर, कोई पत्थर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनका ये, उन्हीं का ये सब सुबह, उन्हीं का शहर उनका है। किसी वो भी कैसे रैली चाहेंगे को कि वो खराब करें? मेन शाहरा पे आने की परमिशन किसी भी रैली को नहीं है, ठीक है भाई परमिशन आ के बाद जाना और इसमें शरपसंदों वो को शामिल हो दाखिल जाना कैसे हो बड़ी- जाते हैं? बड़ी वो बात है। मेन शाहरा पे दाखिल कैसे हो जाते हैं? काम किसका इसको रोकने का? मैं तो नहीं रोकूंगा, पुलिस रोकेगी ना। रोकने की ताकत भी रखती है पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ताकत रखती हैं, वो फिर रोक भी लेते हैं। वो फिर भी क्यों नहीं कॉपरेट रोका? कर रहे हैं कि एक कौम पूरी है, उसका कल्चरल डे है, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, शरपसंद आके उसको जो है ना खराब कर रहे हैं सारे मामले। सर शरपसंदों की बात तो आप कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि शरपसंद खराब करते हैं। अच्छे लोग कभी भी बुराई नहीं करते, अच्छाई के अंदर हमेशा अच्छाई में शामिल होंगे लोग। अच्छे लोग चले देखिए, जाते मैंने हैं, आंखों से बुरे लोग देखा, आके खड़े हो सॉरी जाते नूर हैं। साहब, मैंने आंखों से देखा कि उसमें बैंड ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग्स थे, वो फ्लैग्स के पीछे से लोगों को नजर नहीं आए, क्योंकि साजिद जहां जाना चाह रहे हैं ना, ये एक अफसोसनाक मुकाम जो हुआ, जो ये जो हो गया है, ये आइंदा के लिए एक अच्छा रास्ता बनाने के लिए आपसे और हमसे सवाल कर बैठे हैं। कौन निकलेगा फिर अपनी देखिए खुशी ये मनाने के वो लिए? फ्लैग्स क्यों नहीं नोटेड खुशी हुए? मनाने के बात लिए मैं ये तो नहीं है- निकलूंगा, मुझे पता है कुछ हो गया, मुझे भी उठा के ले जाएंगे। सर प्रॉब्लम ये है फिर? कि इसके अंदर कुछ जज्बाती किस्म के लोग शामिल होते हैं, जो मैंने महसूस किया उस रैली को देखने के बाद, और बहुत सी रैलीज भी नहीं, देखी हैं। एफआईआर 100 बंदों पे कट जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो ज्यादती है ना, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को समझना चाहिए ना कि जितने लोग मौजूद है वो सब तो नहीं उससे ज्यादा के नाम की एफआईआर के नामालूम लिख देते हैं इसके अंदर। 10 और लोग जब चाहेंगे किसी को उठा के ले जाएंगे, उससे पैसे लेके छोड़ देंगे या उसे फिट कर देंगे। ये तो तरीका है एजेंसीज का, जो इसको उसके लिए ताकत आप रखती वकला हैं। क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम आइन और वकला कानून क्या petition- कहता है? देखें सर, बात ये है कि जब से ये अमेंडमेंट्स आई है ना, उसके बाद से हमारे भी हाथ पांव बंद गए हैं। ओके, हम एक लिमिट की हद तक तो काम कर सकते ये हैं। बात मैंने कहा ना, मैं भी मुत्तफिक हूं उससे, सही मैंने कहा कि डिक्लेरेशन तो दे सकते हैं, वो डायरेक्शन किसको देंगे? वो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। अब हम डिक्लेरेशन तो ले लेते हैं कि हाँ जी ये गलत हो रहा है, उसके बाद फिर क्या? साइलेंट है, पेज सफेद है, क्या करें हम? उस पर हम लिखे बैठ के? ये आईनी अदालतें जो बनी ये अब लिखेंगी, ये फैसला करेंगी। इनके ऑर्डर्स को चैलेंज आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। यस, ये भी एक बात है, सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन आप आईनी अदालत में नहीं ला सकते कि भाई ये वहां ऐसे हुआ। आईनी अदालत की साइटेशन को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। आप देखिए फर्क देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑर्डर्स को हम सुप्रीम कोर्ट में दिखा नहीं सकते नजीर के तौर पे, एक आइन में लिखा हुआ है, और उसके ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में दिखा सकते हैं। कमाल नहीं हो गया? यानी आप सुपीरियर हैंड जो है ना, वो आईनी अदालत हो गई, और आईनी अदालत के इख्तियारात में शामिल है कि वो डिक्लेरेशन दे सकती है, डायरेक्शन नहीं दे सकती, वर्ड यूज नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट और एजुकेट भी किया है सबको कि ये जो अमेंडमेंट हुई है उसमें अब चूंकि सारा डिपेंड तो डायरेक्शन पर ही करता है, और अब डायरेक्शन नहीं तो फिर आगे क्या? चले नए फेज में हम आते हैं, एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं।
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे सोसाइटी में तस्लीम की, अखलाकियात की और रियासत की ज़िम्मेदारियों की, लॉ एंड ऑर्डर की, आम आदमी के राइट्स की और आम आदमी को कितने हुकूक हासिल हैं और जो वक्त हुकूमत से लेके जब से पाकिस्तान बना उन्होंने कितना आम आदमी को एम्पावर किया है। इस पर हम अब आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को कि वो जो आम आदमी है, सिविल सिटीज़न है, फिर वो बटा हुआ है मुख्तलिफ़ तबकों में। एक लोअर मिडिल क्लास है, एक लकीर से नीचे रहने वाला तबका है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है और कितने मुतमईन है रियासत से और रियासत उनको फैसिलिटेट कितना करती है। इलाज मुआलजे की सहूलतें कितनी हैं हमारे यहाँ, तालीम मुफ्त हमारे यहाँ दी जा रही है और क्या क्या हम आवाम को दे पाई है। वो जिस रियासत माँ की हम बात कर रहे थे, वो माँ अपने बच्चों का कितना ख्याल कर रही है। पहले आते शाह साहब, वो रियासत माँ है और वो माँ अपने बच्चों का ख्याल कितना इस वक्त कर रही है। हम कितने % तक वो जो माँ है उसके लिए सगे हैं, वो सगे हैं, उसके लिए कितने % या अभी करने को है? देखिए, मैं आपको आज की जो ताज़ा सूरत हाल है उससे आगाह करता हूँ ताकि आपके जो नाजरीन हैं जो देख रहे हैं आपको, उनको ये मालूम हो सके कि सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या है आवाम के साथ जो रियासत की तरफ से लागू किया गया। आप देख रहे होंगे पंजाब से लेके कराची तक जो है ई चालान सिस्टम जो है वो निकाला गया। शहरी इस वक्त जो है घर से निकलने से माजूर है क्योंकि उनको अवेयरनेस है ही नहीं, वो वेल नोन नहीं है कि कहाँ हमने रुकना है, क्या कौन सी लाइन क्या कह रही है, इशारे क्या कह रहे हैं, सिग्नल क्या कह रहे हैं, साइन बोर्ड्स क्या कह रहे हैं। अब देखें, ये आपने बात की ना, अब रियासत उस माँ को पता है कि मेरा बच्चा भूखा है, एग्जैक्टली मेरे बच्चे की जेब में पैसे कितने हैं, Exactly. मैंने उनको एम्पावर कितना किया है और अब उन पे मैं वजन कितना रखूं कि जो वो वजन रख सके। एक कॉल ले लें जिशान। मैं एक बात कहूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये कानून की एक लैटिन वो बड़ा प्रेम्बल है, वो चलता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ यानी कानून की नाफहमी यानी कानून नहीं जानते, वो कोई बहाना नहीं है। आप देखिए कि हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेसी रेट साला कहां से कहां पहुंच गया, नीचे आ गया, डाउनफॉल हो गया, डाउनवर्ड चला गया और उम्मीद रखते हैं कि हम इस बात को फॉलो करें कि हमारे कानून को जानते हैं। बताएं, उम्मीद देखिए। एक कॉल ले लेते हैं जी। सीनियर सहाफ़ी ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है। सर खुशामदीद कहेंगे ज़ीशान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे प्रोड्यूसर साहब ऑडियो बढ़ाइएगा। ज़ीशान भाई, मुझे ये बताएं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत तामीर, तरक्की, खुशहाली और अच्छी इकनॉमी बनाने के लिए जो तगोदो कर रही है उसमें कामयाब हुई है? साजिद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में जो शामिल किया। अच्छा साजिद भाई, अगर हम मुल्क की मौजूदा जो है माशी हालत देखें तो बानिस्बत आज से अगर हम 2, 2.5, 3 साल पहले चले जाएं तो उसकी बानिस्बत साजिद भाई मुल्क की मईशत कदरे बेहतर हो चुकी है। अच्छा, आपके प्रोग्राम में बैठ के मैं मुतादिद मरतबा ये बात कह चुका था कि इंशाल्लाह मुल्क की मईशत जो है दुरुस्त में आएगी और इसका क्रेडिट अगर आप कहें हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ साथ हमारी जो आर्म फोर्स के जो हमारे जो चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, जिस तरह से वो बैरून मुल्क गए, जबकि बहुत से लोग इस पर तनकीद करते हैं साजिद भाई कि आपकी जो है फौज का ये काम नहीं है, फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है और वो सरहदों की हिफाजत करें और जो पता नहीं क्या क्या जो इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया था जिसकी मैं शदीद हमेशा से मजम्मत करता आया हूँ। लेकिन जब भी कोई बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है तो उसका जामिन हमारे जो है आर्मी चीफ को ही बनाया गया हमेशा से।
तो मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त मुल्क की जो माशी हालत जो आपके सामने थी, आपने कहा कि जिशान भाई माशी हालत जो है मजीद बदतर होगी, और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि साजिद भाई मैं आपको कह के जा रहा हूँ, डॉलर भी बैक आएगा, आपका पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी, आपकी एशिया खुर्दोनोश की एक मैं कीमतें भी कम नाचीज सा होंगी। आदमी हूँ जिशान अहमद सिद्दीकी साहब, जान की अमान पाऊँ, एक सवाल पूछूं। आपने चूंकि खुद कहा कि पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं, जो हमें इमदाद देते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, या जो इन्वेस्टमेंट के इरादे से पैसा रखते हैं, वो गारंटी देते हैं चीफ की, फील्ड मार्शल की, है ना, या साबिका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो इससे मैं क्या अक्स लूं, क्या हमारे सियासतदानों पर कोई एतमाद नहीं करता? साजिद भाई नहीं, बात एतमाद की नहीं है। यहाँ अगर आप भी कहीं कोई सरमायाकारी करेंगे, सबसे पहले साजिद भाई आप चाहेंगे कि आपके पैसे की जो है छोटी हो, कि आपका पैसा आया सिक्योर होगा, क्योंकि आपको पता है मुल्क की मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं और हमेशा से जो रहे हैं 15-20 साल से, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर, जो भी सरमायाकारी करता है, उसको सबसे पहले अपना पैसा सिक्योर करना होता है, ठीक है ना। तो बतौर सिक्योरिटी ना के जो उन्होंने जो अपने मफादात लेने वो तो लेने ही, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है उससे फवाइद लेता है। बतौर सिक्योरिटी के आप हमें जो है सिक्योर करेंगे, हमारे लोग आपके अगर वहाँ काम करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी एक सरमायाकारी आई है, इसके अलावा सऊदी अरब ने आपके मुल्क में जो सरमायाकारी की है, तो वो उसमें बतौर, क्योंकि आपको पता है जो बलूचिस्तान में जिस तरह से हमारे जो चाइनीज जो जिन लोगों को जो मारा गया, किस तरह से बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, सी पैक जो मंसूबा है इसको सबूताज करने की कोशिश की गई, इस सारे इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं साजिद भाई, आपको पता है। ये कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रही है? पर्सनल सिक्योरिटी, फिजिकल? सॉरी सर, मैं माजरत चाहता हूँ, बीच में बोल रहा हूँ। आपने सिक्योरिटी की बात कहा कि वो चाइनीज को कत्ल कर दिया, उसके ऊपर से, तो आप उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो फिजिकल दी जाती है, या पैसों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पे आके। ये जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इनका नाम एडवोकेट नूर मलिक, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अच्छा भाई, चले मैं फिर भाई को फिर आपने बता दिया, भाई का तारुफ करा दिया, तो मेरा बनता है ना सर, ताकि आपको पता चले ना कौन बैठा है। हाँ नहीं, ये आपने सच में अच्छा किया आपने, क्योंकि अमूमन पीटीआई के दोस्तों को मुझसे शिकवा रहता है कि शायद मैं एंटी पीटीआई हूँ, लेकिन नहीं मैंने शिकवा नहीं किया, मैं तो नॉलेज के लिए पूछ रहा, अभी तक खामोशी सुन रहा हूँ, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा सर। नहीं क्लियरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिफाई कर दें बस। नहीं बिल्कुल वेरीफाइड, दोनों सिक्योरिटी भाई, आप फिजिकली भी, क्योंकि आपको पता है, जाहिर सी बात है, हमारे जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, खास तौर पे इस वक्त जो मुल्क के अंदर कहीं से भी बैठ के हमारी जो यूथ को जो वर्गलाया गया, हमारे लोगों को वर्गलाया गया, अपनी फोर्सेस के खिलाफ किया गया, और खास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, तो उन लोगों से, और जो कुछ बैरूनी दुश्मन है, पहले तो हमें बैरूनी दुश्मनों से खतरा था, लेकिन अब अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है, तो दोनों तरह की सिक्योरिटी। अच्छा, ये जो अंदरूनी दुश्मन है, ये जो जिशान साहब अंदरूनी दुश्मन है, ये कौन लोग हैं? ये कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो नहीं है? साजिद भाई पूरा सच ना बोलवाएं यार। नहीं सर, बोले अभी आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि यूथ को वर्गलाया और अवाम को वर्गलाया, तो सर जमहूर से बढ़ के क्या आप और हमें जमहूरियत की कोई सोच नहीं? आप जमहूरियत को बेवकूफ समझते हैं, इसका मतलब हो गया, यानी आप जमहूर को बेवकूफ समझते हैं कि उस पर अक्ल ही नहीं है, उसको कोई भी आएगा वर्गला के चला जाएगा, अपना फायदा ले लेगा, ऐसा है? पीटीआई का नाम लिया, ऐसा है? नहीं, आपने वर्गलाने की बात की है सर, वर्गलाने की बात, आप वर्गला रहे हैं ना, वर्गलाने वाली बात। जो इस वक्त हमारी यूथ, हमारी फौज के खिलाफ जिस तरह की सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है, क्या आप सर आप अपनी यूथ को क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये आपको क्या पता यूथ कर रही है, कोई और कर रहा है? यूथ को क्यों बदनाम कर रहे हैं? फौज कुछ और कहती है, साहब कुछ और कह रहे हैं। मैंने क्या बोला? नहीं, फौज तो कुछ और कहती है, एस्टैब्लिशमेंट कुछ और कहती है, तो बाहर नूर साहब उनको मौका लेने दे जी। नहीं, आप तो यूथ को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ को। सर पाकिस्तानी यूथ को बदनाम ना करें प्लीज, अल्लाह ना करे। मैं यूथ, हम पाकिस्तानी वैसे ही बहुत परेशान है, हमें कोई मुल्क वीजा नहीं देता। आप इस तरह की बातें करेंगे, अब हमें बांग्लादेश भी वीजा नहीं देगा। नूर भाई अब यही तो है भाई, मैं अमूमन जब भी किसी कोई बात करता हूँ, मुझे पता ना अभी आप थोड़ी देर में गुस्सा हो जाएंगे, मुझे बात का अंदाजा था। आप खामोखा बात ले रहे हैं, मैं तो यूथ की बात कर रहा हूँ सर, उनको नहीं मेरे भाई, आपके सामने ना आप सोशल मीडिया खोलें, अपना फेसबुक खोलें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, मोहब्बत तो कर सकते हैं। अच्छा, मोहब्बत भी ना करें। चले, अच्छा जिशान, अच्छा ठीक है, आखिर में, अच्छा जिशान एक मेरा एक सवाल, जिशान मेरा सवाल है, एक वो हमारे पड़ोसी मुल्क से एक फिल्म बनी है, एक मूवी बनाई है, और उसमें
बहुत कुछ दिखाया गया है। तो मेरा तो यहाँ सवाल एक ये भी है कि वो फिल्म हमारे चीफ पर नहीं बनाते जिस तरह हमने उनका कला कमा किया। भाई आपको पता है कि अगर वो फिल्म अगर किसी और मुल्क में बनती ना तो मैं फिर से अच्छे कमेंट देता, लेकिन भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान का मस्त शुदा चेहरा दिखाया है, ठीक है, इस चीज पे, ठीक है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान को कभी अच्छा दिखाया, वो दिखाता ना जिस तरह असल पे जो जिनको नाकामी हुई है, जो इनके जाके मुल्क में जाके पाकिस्तान, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो दिखाते हैं ना कि हमने कैसे 4 घंटों में इनको चित किया। बाबा वो मसला ये कि साजिद भाई जिसके पास कुछ नहीं होता ना दिफा करने के लिए, वो इस तरह के ओछे हथकंडे करता है, इस तरह की फिल्म बना के, कुछ बहरहाल कुछ हुआ नहीं हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस फिल्म से जो बनाने से भारत को माशी फायदा बहुत हुआ है। सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा इस पे कि उनकी जो है इनकम बड़ी अच्छी हुई है इस पे। अच्छा सर देखिए हमारे वायलेंस से भी वो पैसा कमा रहा है ना। ठीक है, ठीक है। केपी में गवर्नर रूल लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। चले, जबरदस्त, सीएम ठीक है, ठीक है ना, एक आईनी वजीर आला है, उसको आजादाना काम करने के जो है इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वोट से आए और हमें वोट को इज्जत देनी चाहिए, और जो वहाँ केपीके के वजीर आला हैं और गवर्नर आज वहाँ नहीं लगना चाहिए, इसके मैं खिलाफ हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जीशान सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और मूवियाँ बनती हैं, बननी चाहिए, लेकिन आवाम को दिखाया क्या जा रहा है, क्या उसमें सब कुछ सही दिखाया गया है, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। और फिर हमेशा पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाया जाए, और वो कैरेक्टर जो माजी मतलब हमारे बीच आज नहीं है उनको दिखाया गया जो है ना, तो आने वाले जो हमारे नौजवान हैं वो उस मूवी से क्या अक्स ले रहे हैं? क्या हम दोबारा रहमान डकैत बनाने की तैयारी करें? ये भारत क्या दिखाना चाह रहा है नूर साहब? सर भारत तो कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी तरह लेट डाउन कर दे, किसी तरह पाकिस्तान की वो साइड दिखाए जो बिल्कुल ख़राब है, कोशिश करता है वो आपकी अच्छी साइड क्यों दिखाएगा? वो क्यों दिखाएगा? आपका पड़ोसी मुल्क पैसे भी आपका उसी से कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और दूसरा है कि हम इंटरटेन करते हैं इस चीज़ को। हमें पता है कि रहमान बलोच वो बात डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए एक्चुअली इसमें हमें सरकार की तरफ से आज़ादी भी नहीं है ना। देखें मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आपने शायद 90s के ऑपरेशन का जिक्र सुना होगा कराची में जो हुए थे, उसमें इतने सारे हमारे हीरोज पुलिस वाले जो है शोधा थे। अब ये चीज़ जो है मैं कुछ लोगों से डिस्कस करता हूँ कि उसके हीरोज के ऊपर मैं खुद जो है उसमें एक SHO शहीद थे असलम हयात, उनका भांजा हूँ, और उनका डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने यहाँ बैठे नाम सुना भी होगा। तो मैं कहता हूँ कि यार उस चीज के ऊपर एक मतलब मूवी बनाई जाए, एक नई बहस छिड़ जाएगी, क्योंकि 90s के ऑपरेशन को आप अगर डिफाइन करने बैठेंगे तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन जायज था वो। एग्जैक्टली पहले जायज था, साबित तो करें, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन को शुरू किया गया था वो, और उस पार्टी के बाद में वो पार्टी आज चले जाएंगे ना नूर साहब, ये कहीं और चले जाएंगे। उनका ये कहना है कि हीरोज के काबिल थे भी नहीं सर, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर काबिल नहीं थे। हमने बर्दाश्त किया उस ऑपरेशन को कराची में लेते हुए। अच्छा। हमने भुगता है ना 3 में ना 13 में, और सड़कों पे पड़े हम लोग। क्यों पड़े भाई? आप अंधे थे उस वक्त, आपके पास नहीं था उस वक्त, पनपने जब पनपाना था उसको बनाना था तो सब शामिल थे। बात का अचानक ख्याल है खत्म कर दो इन सबको। क्यों भाई? तुम्हारे बाप की जागीरें खत्म कर दो सबको, पहले बनाओ फिर खत्म कर दो। यही काम रह गया पाकिस्तान में, ये होता रहेगा। 78 सालों से ये होता आ रहा है कि अपने बाप की जागीर समझते, जिसको चाहो बनाओ और जिसको चाहो मिटा दो। क्यों? हमारे जज्बात से खेलते हैं। हम क्या इंसान नहीं है? हम पाकिस्तानी नहीं है? हम वफादार नहीं है? हम अपनी वफा का सबूत उस वक्त देंगे जब इनकी तरह हम भी शहीद होंगे। अरे हमें पैसे थोड़ी मिलते हैं, हम थोड़ी फंड लेते हैं, ना तनख्वाहें लेते हैं, ना मरात लेते हैं। हम तो आम लोग हैं यार। हम आम आदमियों को जीने का हक तो दे दो। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं। हमारी जमहूरियत का राइट हमसे जो हम चाहते हो क्यों छीन लेते हैं? जब चाहो बना दो, जब चाहो बिगाड़ दो। चले ठीक है, कैसे मुमकिन है यार? आ गया। अब मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, और होना चाहिए। दिल दुखी हैं बहुत सारे लोगों के, और कोशिश हम ये करते हैं कि प्रोग्राम को एक वे पे लेके चलें, प्रोग्राम किसी दूसरे वे पे ना जाए, हम टॉपिक पर ही रहें। हम बात कर रहे थे सोसाइटी में अखलाकियात की, एक दूसरे को हम कितना तरजीह देते हैं। हम तो पॉलिटिकल मुखालफत पे ही मारने पे आ जाते हैं। मौक़िफ़ रखें अपना, ठीक है। आपको की पार्टी पसंद नहीं है तो ठीक है, नहीं है पसंद, आपको उनके सियासतदानों की शक्ल नहीं पसंद या उनके इक़दामात नहीं है पसंद, ना करें। लेकिन इस लेवल पे तो ना आए कि आप गालम गलोच दें, आप उन पर झूठी FIR कटवाएं, हाथ धो के पीछे बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादती होगी। आगे बढ़ते हैं।
और फिर हम ज़रा रेसलिंग की दुनिया में वापस आते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद से खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और रेसलिंग की दुनिया में हमने कहा था हम आते हैं इस ब्रेक के बाद, और आ गए से हमारे यहाँ क्रिकेट का तो बड़ा जुनून है और वो बस उसी का ही जुनून है, और यहाँ पे हॉकी का जुनून भी अब ख़त्म हो गया और रेसलिंग का जुनून अब देखते हैं किस लेवल तक चलता है। और है भी वो कहते हैं कि जंगल में शेर नाचा किसने देखा, सर है भी या बस ये सिर्फ आप लोग ही बस कह रहे हैं कि जी साजिद भाई सबसे पहले तो देखें शेर नाचता नहीं है। हाँ, जंगल में मोर नाचा, मोर नाचा जी जी। तो अब ये बात आपको शेर कहा था सर। सर हम भी नहीं नाचते ना, बुलाएंगे तो यही होगा भाई। चले बंदर फिर नाच लेता है, शेर नहीं नाचता। हाँ, तो ये आप किस तरफ रेसलिंग को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि क्या ये शौक जुनून जो क्रिकेट का वो आया रेसलिंग में आया? देखिए बेसिकली अभी हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे, जैसे मूवी के टॉपिक पे आ गए थे, हमारे मुल्क में ना हर चीज़ की या तो इजाज़त नहीं दी जाती, या तो एक चीज़ को हाईलाइट ज़बरदस्ती इतना कर दिया जाता है। अब जैसे लाइक इस मूवी की जो आपने जिक्र किया धुरंधर, अब इसके थ्रू जो है कुछ कैरेक्टर को हीरो बना दिया गया जिसको हीरो नहीं होना चाहिए। अब वही चीज़ मैं रेसलिंग के ऊपर भी एग्जांपल दूंगा। देखिए क्रिकेट जो है ना, सिर्फ क्रिकेट का क्रेज़ नहीं है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना टाइटल लेके किसी तकरीब में जब जाता हूँ तो लिटरली वहाँ जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आए हुए होते हैं ना, लोग उनको इग्नोर करके मेरे साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं, और वो पॉलिटिशियन मुझसे नाराज़ हो रहे होते हैं कि यार मतलब ऑर्गेनाइजर से कि यार आपने एक रेसलर को उठा के हमारे बराबर में खड़ा कर दिया, लोग हमें नहीं पूछ रहे। मतलब मैं ये नहीं कि अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू हो रहा हूँ, स्पोर्ट्स से मोहब्बत एक एग्जाम्पल है। तो मैं क्रिकेट और रेसलिंग का कंपेरिजन भी दूँ ना, अगर हम एक रेसलिंग इवेंट कराएं विदाउट एनी मार्केटिंग, दो आमने सामने, मतलब एक ग्राउंड में क्रिकेट हो रहा है, एक ग्राउंड में रेसलिंग का जस्ट रिंग लगा हुआ, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी अगर आए हुए होंगे ना, लेकिन ऑडियंस फिर भी वहाँ पे जमा हुई भी होगी, उन्हें पता नहीं है कि कौन लड़ने आ रहा, लेकिन दे आर वॉचिंग द रेसलिंग रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और क्रिकेट एक बोरिंग गेम है। अब ऑडियंस जो है वो बैठी हुई है 6 घंटे तक एक ही चीज़ देख रही है। रेसलिंग में अभी आए 10 मिनट में एक मैच हुआ, तोड़ हार्ट अटैक हो जाता है जी, हार्ट अटैक हो जाता है, उसके अंदर हार्ट फेल हो जाता है, लोग मर जाते हैं। क्रिकेट देखते वैसे ना गए, नहीं सर, वो एक मतलब वो है ना, देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रेसलिंग को जो है ना लोग बहुत पसंद करते हैं, ये बात फैक्ट है। कंपेयर करके बता रहे मे भी कि कुछ ऐसे हो नहीं, रेसलिंग को तो बहुत पसंद करते हैं ऑब्वियसली। स्पोर्ट्स हमारे बड़े सगीर के अंदर जो है ना, पाक व हिंद के अंदर ये एक ट्रेंड चला हुआ, ये मेरा ख्याल गुट्टी में शामिल है उनकी, कि उन्होंने इस चीज को देखना है कि और कोई ऐसा खेल हो जो फिजिकल हो। एक्चुअली हमारे पास बाहर से अडॉप्ट किया है, ये हमारा पर्सनल गेम है। टैलेंट हमारे पास पाकिस्तान में एक रेसलिंग के लिए भरा पड़ा हुआ है, और हमने तो बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था। जब हमने स्टार्ट किया, एक चीज बताएं सर, वो आपने शेर खान जो था, क्या नाम था? हाँ, वो भी रेसलर है सर। माशाल्लाह। वो कहते हैं कि आपने बेईमानी से जीता या जिस तरह, तो बेईमानी क्या आपने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जी ऐसा कुछ भी वॉर में सब कुछ जायज है? नहीं देखिए, बेईमानी का वर्ड उन्होंने यूं यूज किया कि मैंने आपको बताया, देखें नहीं उन्होंने किया था, हाँ डिफरेंट जॉनर उन्होंने किया और आपने एक्सेप्ट मैंने आपको किया, पूछा एवरीथिंग इज फेयर और आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो सही कह रहा है। मैं जीत पर बिलीव करता हूं। व्हाट वाज दैट? मैं जिस जॉनर का रेसलर हूं, मैं हार्डकोर मैचेस खेलता हूं, वो हार्डकोर मैचेस को अवॉइड करता हूं। मतलब जो डेथ मैचेस होते हैं ना, मतलब ये जो आया मार दिया, वहीं रह गया। हाँ देखिए, एक फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है जो हम WWE के अंदर देखते हैं, AEW में होता है, जो जॉन मॉक्सली की बात कर रहे हैं आप। पहले WWE में ही खेलता था वो भी, 3 दोस्त थे, लोग इकट्ठे बेईमान बने, बाद में जीते और चैंपियन बना, वहां जाके खेल रहे हैं। तो ये उसमें तो जब फ्री स्टाइल होता है तो उसके अंदर होता है TLC लेदर, क्या लेदर टेबल चेयर मैच होता है फिक्स। एक होता है सिंपल मैच, तो आप सिंपल मैच के अंदर भी कुछ भी उठा के मार देते हैं। सिंपल मैच में भी मेरी कोशिश तो यही होती है कि भाई मैं, क्योंकि
अब मैं एक आदत है ना, मतलब एक बात है, Clear है वैसे ये एक जो चोर है, है वो उसको कहने चोरी से की तो आदत नहीं है। है। ट्रिपल एच तो नहीं मारता ऐसे, देखा होगा नहीं, आपने। ट्रिपल एच ट्रिपल मारता है? एच इस तरह नहीं करता। मारता है सर? मैं बड़ा फैन हूँ उसका, मैंने देखी मारता है सर वो हैमर, शरीर वाला। वो हैमर जो लाता है पता है कब लाता है छुपा के रखता है सर? वो हैमर बस वो पता है कैसे लगता है, वो आपको ही पता है, हमें ही पता है, किसी को लगा आज तक नहीं है वो हैमर। हाँ। वो हैमर से उठा के लाता है, वो टेबल कुर्सियां उठा के एकदम, वो तो फ्री स्टाइल मैच जब हो रहा होता है उसमें हो रहा होता है ना। एग्जैक्टली। इसमें तो एक नॉर्मल मैच के अंदर आप कह रहे हो कि मैं मारूंगा, तो वो तो चीटिंग ही है ना। फिर तो उसको कैसे काउंटर करेंगे फिर आप, यानी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अव्वल तो मेरा और शेर खान के आज तक टोटल 3 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 2 मैचेस में उसके अगेंस्ट विन हुआ हूँ। उसका रीज़न ये था कि मैं आज तक पिनफॉल पे नहीं हारा हूँ, बहुत कम लॉसेस मुझे पिनफॉल पे हुई हैं। शेर खान मुझसे एक मैच में जीता था, उसमें कॉर्नर से सिर्फ फ्लैग उतारना था, तो अब वो फ्लैग उतार लिया उसने। लेकिन अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि शेर खान आने वाला है, अच्छा, फिर क्या होगा? शेर खान अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। सर ये हम यहीं पे रेसलिंग सर ये टेबल देख रहे हैं आप, अच्छा, ये शेर खान पर ही टूटेगी। उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं, और अगर वो आ गए तो फिर ये सब इधर, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं प्लीज, सिक्योरिटी बुला लें बॉस, यहाँ नहीं प्लीज। हम अफोर्ड नहीं कर भाई सकते। हमारे दो बड़े पिछले पहलवानों इवेंट में शेर खान मुझसे जो मेरा जो 11-20 डेज तक मेरे पास जो टाइटल था वो रंबल के थ्रू विन किया, तो उसमें भी स्टिल ही डिड नॉट पिन मी, ही जस्ट थ्रू मी ओवर द टॉप रोप। वैसे आपके चेहरे पे खौफ आया है, थोड़ा माथे पे बल आया है। नहीं, बल नहीं आया, लेकिन सरप्राइजिंग था ना कि अभी शेर खान आ रहा On है, the- मैं तो रेडी हूँ हाँ, भाई। शेर खान अगर आ भी जाते हैं, देखें whoever comes in my ये way, वो वाला शेर नहीं है जो वो कहते हैं ना बच्चों को, देखो वो शेर आया, शेर आया, ये वो वाला शेर नहीं है, ये सर असली वाला शेर है। अच्छा, कागजी नहीं है। कागजी नहीं है। ये फिर वही वाला शेर है जिसको आपने बोला जंगल में शेर नाचा तो किसने देखा? तो ये नाचने वाला शेर है। मैं इंसान हूँ, मैं तो नचाता हूँ, अच्छा, क्या बात है। मैं रेस्लर हूँ, मुझे तो नचाने अपने ओपोनेंट से। जबरदस्त। चलें जी, शेर खान साहब अगर आप आ भी जाए ना तो कम से कम यार आप नीचे वेट कर लीजिएगा, इसका वेटिंग रूम है नीचे, वहाँ आप 2-2 हाथ करना, स्टूडियो में मत करना, वरना ये आखिरी शो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ नहीं, आप वेटिंग में बैठे हैं, प्रोड्यूसर साहब उनको कहें वेटिंग में बैठे, यहाँ नहीं कम से कम, क्योंकि यहाँ कैमरा है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ नहीं। और वो अगर पीसीआर तक आ चुके हैं तो उनको वापस रवाना करें, यहाँ नहीं प्रोड्यूसर साहब प्लीज, नहीं तो फिर यहाँ हमें- नहीं हमें सर, वो आ गए सर, हमें जाने दिया है। नहीं, इनवाइट है, है यहीं पर ही फिनिशर लगेगा उसको। यहीं पर ही नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना शायद मेरा वो आखिरी शो होगा और मुझे मैनेजमेंट कहेगी कि आपने हमें पूछा ही नहीं और आपने स्टूडियो में कैसे आने दिया मैच रेसलर करवा को, दिया। और वो एंट्री होगी, ये दरवाजा और टूटेगा और यहाँ पे फिर आप और हम भागना यहाँ से मुश्किल हो भागना ऐसा होगा। हमारे साथ हुआ है। अच्छा, हुआ है? मैं चैनल का नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो कोरंगी में ऑफिस है उसका, वहाँ पे समझ मेरा गए। एक और ओपोनेंट था, तो वहाँ पे जो है वो हमारे इवेंट से पहले जो है वो एंकर्स ने बोला आप सामने आके हमें थोड़ा सा जलवा दिखाएं कि आप इवेंट वो में ज्यादा क्या कर जलवा रहे हो हैं। गया। हाँ, तो और उसमें उस टाइम, अब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मतलब पार्टनर है मेरा रिंग में। उस टाइम हमारी शुरू में बड़ी दुश्मनी थी जब रेसलिंग स्टार्ट पाकिस्तान में हुई थी, मुस्तफ़ा अली खान एक्स मैक। तो वहाँ उस चैनल के अंदर ही जो है फिर स्टूडियो में ही जो है हमने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया कि मैं एक हार्डकोर रेसलर हूँ, मुझे डेथ मैचेस खेलने थे, मुझे ज़मीन पे भी लड़ा दें, मुझे रिंग की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बात। शेर खान जैसों को रिंग ही नहीं तो चाहिए। मरने मारने का डर नहीं है आपको? कोई हाथ पांव टूट जाए? नहीं, अच्छा, हड्डी वड्डी कभी कोई इंजरी हुई है? इंजरी हुई? इंजरीज बिल्कुल हुई हैं। आप मेरी शर्ट उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा चोट के निशान नजर किसने आएंगे। दी वो इंजरी? ट्यूबलाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेरे मैचेस में। अच्छा, अहमद बॉय का, अच्छा, मेरा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डेडली जो पाकिस्तान में ओपोनेंट है अहमद बॉय का। तो रिसेंट मतलब शेर खान फिर आपके आगे कुछ नहीं भेजता? शेर खान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गलती से वो रंबल के थ्रू मेरा बेल्ट ले गए, तो नेक्स्ट इवेंट तक वो लेडर मैच हम करने वाले हैं, हाँ। तो अहमद बॉय का भी होगा, शेर खान भी होगा, मैं भी होऊंगा, तो आई वांट टू ब्रिंग चले मैं अहमद बॉयका को बुला लूं, अहमद बॉय को भी बुला लें, बुला लूं शो में किसी दिन? आप किसी को भी बुला लें, अच्छा, मुझे चैलेंज है। आप किसी को भी बुला लें। चले चले, वैसे चूंकि पिछला सेगमेंट हमारा बड़ा संजीदा था, और फिर जो वकला हजरात होते हैं उनके लिए कहा जाता है यार बड़े संजीदा मिजाज होते हैं, और शेर खान को अभी नहीं अभी नहीं प्रोड्यूसर साहब, अभी रुके भाई, अभी आज ना मरवा नहीं बुलाएं। देना। अच्छा, वैसे एडवोकेट साहब कभी प्यार व्यार हुआ? किससे? किससे होता है किसी प्यार? वकील से इंसान प्यार हुआ? से या किसी से भी? किसी फीमेल वकील से प्यार हुआ है? अपने प्रोफेशन से प्यार है, ठीक है, क्या बात अपने है। प्रोफेशन में मुझे लोगों से प्यार है। मोहब्बत की शादी नहीं की? भी बिल्कुल की है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों झूठ बोला जाए, बिल्कुल की है। ठीक है, अरेंज मैरिज थी, वो मोहब्बत होगी।
बाद में मोहब्बत हुई? मोहब्बत थी, अरेंज मैरिज हो गई, शादी हो गई। अच्छा, तो होता यही है ना, हाँ होता यही है। दिखाया जाता है दीन इस्लाम में भी ऐसे है कि एक दफा देख लो, हमने देख लिया, पसंद आई, वालदा को कह दिया, वालदा ने कहा ठीक है, अरेंज मैरिज हो गई, हाँ। तो मोहब्बत हो गई। दोनों चीजें हो हाँ, गई। तो इस चीज को माइनस नहीं कर सकते अपने लाइफ के अंदर से। जो करता है वो शायद छुपा रहा होगा। क्या ये ठीक मैं है बोल्ड कि अपने स्टार्ट, तो ये संजीदा मिजाज होते हैं, हंसी मजाक कम करते हैं? सीरियस रहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा प्रोफेशन बहुत सीरियस है, ठीक है, उसमें मजाक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मगर एज अ लाइफ जो होल देखा जाए ना, तो हम भी इंटरटेनमेंट चाहते हैं अपने साथ। ठीक है। सही। कुछ बात ऐसी करना चाहते हैं लाइट मोड के अंदर जो हमसे पूछे और हम बात करें। जैसे अभी आपने सवाल किए तो खुशी हुई कि किसी ने इस काबिल समझा कि हम भी इंसान हैं, वरना उसे वकील ही समझते हैं। तो हम वकला के अंदर भी ये जज्बात होते हैं कि हम हंस के बात करें, और मैं भी हंस के भी बात करता हूँ। आपने देखा होगा किसी जज से कभी डर महसूस हुआ कि अच्छा, यार एक और सवाल भी ऐड करूं ये खुर्राट जज है यार, अगर इसके आगे मैंने कोई आर्गुमेंट दिया ऐसे नोच दे? होता ये है कि जब हम किसी के बारे में खुर्राट महसूस कर ले तो फिर आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा भाई उस तो सुननी तो है नहीं, तो फायदा क्या फिर बात करने का? अच्छा, वैसे सुनाया तो उसको एक जाए मेरा ना। सवाल हाँ, चले जो चले है, करें। वकील के अंदर जो है ना, सुनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। जब मैं किसी मसले से वकील से बात करने गई, सारे वकील सुनते बहुत अच्छा है। तो मतलब ये होना मेरा जरूरी प्रोफेशन का listener- हिस्सा है, मेरा बर्दाश्त हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। क्योंकि आप किसी का अगर केस सुन रहे हैं, नॉन स्टॉप अपनी स्टोरी बता रहे हैं, आप लिख रहे जब हैं। तक हम सुनेंगे नहीं और उसकी बात को समझेंगे नहीं, तो हम कोर्ट में प्रेजेंट क्या करेंगे? क्योंकि उसके ब्याह पे हम जा रहे होते हैं। उस वक्त मैं खुद होता हूँ आपकी जगह पे, आप खातून है, बेशक खातून है, उस वक्त खातून मैं होता हूँ। ओके। यानी मैं उस वक्त कह रहा होता कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ये ज्यादती जी, जी, की। जी, कैसा बिल्कुल, ऑकवर्ड वर्ड बिल्कुल लग रहा है। वो जजेस भी समझते हैं, वकला भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि बात किसकी कर रहा हूँ। मुझे तलाक दे दी मेरे शौहर ने, पॉजिटिव पॉइंट है इस कि तरह वो की सुनते चीजें हैं, कंप्लीट सुनते हैं, बिल्कुल। तभी हम बात और- कर सकते हैं ना कोर्ट में, और आपके ये मसले को जी। समझेंगे। यही तो प्रोफेशनल लॉयर्स की निशानियों में से एक निशानी है कि वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और फिर प्रेजेंट करेगा और आपको सब चीजें बता के रखेगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। वो आपको अंधेरे में नहीं रखेगा, कल आ जाना, दरखास्त साइन कर देना। ये वकील की निशानी नहीं है। ये वकील होते भी नहीं अमूमन। ये आपको बताऊं, ये ऐसे वकला भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो वकील नहीं है, अभी काफ़ी पकड़े हमने और अभी भी मौजूद हैं। ये टाउट्स होते हैं, वो ब्लैक कोट पहन लेते हैं, सर पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सालों से चले आते हैं, कितने सीनियर वकील को पकड़ा है जो आप तस्वुर नहीं करेंगे। वो वकील ही नहीं था। हाँ, वो वकील नहीं थे, उस्ताद तेरी मोहतरम खैर। कहते थे। ये भाई जानते हैं आफरीदी साहब, बिलाल आफरीदी साहब, ये कोर्ट में होते हैं, पहचानते हैं कि कितने मसाइल होते हैं, एग्जैक्टली। मगर उनकी इज्जत रखनी पड़ती आपको है। बता दूं ना सर, आपको कल याद लाठी होगा लेके चल रहे थे, उस 50 साल की प्रैक्टिस थी उनकी। नूर भाई, आपको याद होगा और वो वकील नहीं था। वकील नहीं थे। 2022 में इस कोर्ट स्टाफ का और वकलाओं का एक आपस में क्लैश हुआ था, जिसमें कुछ कोर्ट स्टाफ भी इंजर्ड हुए थे, वकला भी हुए थे, और आपस में एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे थे कि भाई और वो के वकलाओं को पकड़ो जिसने अटैक किया है, और या उनको पकड़ो जिसने खून निकाला है स्टाफ को। अब उसमें क्या था, उसमें वही जैसा इन्होंने जिक्र किया, जो स्टाफ नहीं थे वो आ गए, उन्होंने वकलाओं पे अटैक कर दिया ताकि वो प्रॉब्लम को और बढ़ाया जा सके। जो टाउट्स थे उन्होंने भी जो है इस चीज़ का बीच वाले लोग आगे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम वकला नहीं मुझे करते। ये भी बताइएगा, एक आम जो कॉमन मैन है उनमें एक ये ख्याल, एक सोच पाई जाती है कि जो जज के मनसब पर साहब बैठे हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनमें फ़िरौन तो मैं नहीं कहूँगा, बुरा लग जाए किसी को, मतलब उनमें ईगो इतनी होती है कि वो फैसला देते वक्त शायद राइट और लेफ़्ट नहीं देखते और फैसला दे देते हैं। और बाज़ औक़ात उन फैसलों में कभी कभी मज़लूम बेचारे जेल चले जाते हैं। क्या आपकी नज़र से कोई ऐसा केस गुजरा कि किसी जालिम जज, मतलब आपको लगे कि यार ये इसने जुल्म कर दिया, फैसला गलत दे दिया? उसको इम्प्यूनिटी हासिल है जज को ना, ठीक है। इस्तिस्ना हासिल है। अगर गलती हो जाए तो इंसान है, गलती कर सकता है, इसका शायबा मौजूद है। इसीलिए अपीलेट्स कोर्ट्स बनते हैं ना कि अपील भी कर सकते हैं। कोई जज जानबूझकर फैसला दे, मैं नहीं मानता, ऐसा गलत। किसी को सज़ा देने के लिए, खासकर कन्विक्ट करने के लिए ऐसा फैसला नहीं देते अमूमन जज साहिबान। बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। मेरे पास अगर 100 केसेस है तो दिन में 100 केस सुन रहा होता है, ठीक है ना। तो उसको हर चीज़ का ज्ञान यानी ध्यान में होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं, और दोनों पार्टीज को सुन रहा होता है। मैं तो अपनी पार्टी का सुनता हूँ, उसका हलफनामा लेता हूँ, वो हलफ देता है यानी साइन करता है, तो इट मीन्स कि वो कसम खा रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो मुझे उससे बिलीव करना है। जज ने दोनों पार्टियों को सुनना है और फिर उसको बिलीव करना है कि हाँ ये सही है गलत है। ऐसा है विदाउट एनी शेडो। जब किसी की सज़ा की बात होती है ना, विदाउट एनी शेडो आपको अपना उसका क्राइम प्रूव करना पड़ता है। कन्विक्शन रेट जो हमारे यहाँ बहुत कम है, इसकी रीजंस ये हैं
कि विदाउट एनी शेडो हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते कि उसको साबित कर सके। तो जजेस इस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को जिम्मेदारी महसूस करते हैं। सज़ा देने वाला जो मामला है ना बहुत ख़तरनाक है, तो इतनी इजीली सज़ा किसी को होती नहीं। और केसेस के अंदर भी ये होता है, जो सिविल केसेस भी होते हैं, तो उसमें दोनों पार्टी को सुनने का जो उनको अच्छा लगता है वो फैसला कर देते हैं। अच्छे से मुराद है कि जो कानून, हक और इंसाफ के फैसला। हाँ, कुछ जजेस के बारे में हम कहते हैं, उनके हम कंप्लेंट्स भी कर देते हैं आगे। MI बना हुआ है हमारे पास, बहुत सारी तरीके हैं, MIT है, तो उसके अंदर जाते हैं, हाई कोर्ट में कंप्लेंट हो जाती है, हाई कोर्ट के जजेस हो तो उनकी जुडिशल काउंसिल में हो जाती है कंप्लेंट, तो वो उसको रिव्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें भी आज़ाद छोड़ दिया गया है। अच्छा। उनके पीछे भी चेक एंड बैलेंस है, मगर तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नाइंसाफ़ी करते चले जाओ और कोई पूछने वाला नहीं है। एपिलेट कोर्ट्स के अंदर जाते हैं ना केसेस, तो जजेस उसको नोट करते हैं, उस बात को आगे लिख कर देते हैं कि इस जज ने फैसला जानबूझकर गलत किया होगा या वाकई गलती हो गई। इंसान है ना। अमूमन जजेस चलें, को पता होता है सर मार्जिन- वो हमारा चूंकि एक प्रोफेशनल रेसलर शेर खान लाइन पर आ चुके हैं। सर खुशामदीद कहेंगे शेर खान शो में। वालेकुम अस्सलाम। शेर खान, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। ऑडियो बढ़ाएं सर, ऑडियो बढ़ाएं। प्रोड्यूसर साहब, हमारे आज शो में मेहमान हैं कोवू ब्रेंडन, बिलाल आफरीदी, और वो ये कह रहे हैं कि आप डरपोक आदमी हैं, आपका मयार नहीं है मुझसे लड़ने का। अच्छा। और मैंने जब इनसे सवाल किया कि बिलाल साहब आप चीटर हैं, आप चीट करके जीतते हैं, उसने कहा जंग में, इश्क में सब जायज है। सही। बैठे हुए सुन रहे हैं आपको। जी क्या जी कहेंगे? जी 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 सुन क्या कहेंगे? सुन रहा हूँ। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम में हूँ, बराह रास्त लाइव इवेंट है ओलंपिक गेम्स का, तो मैं यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ। इत्तेफाक से जो मुझे आपने एक झटका दिया है ना, ये बोल के कि कोवू ब्रेंडन कहता है कि मैं डरपोक हूँ, तो हाल ही में शायद आपने मेरा इवेंट नहीं देखा जिसमें मैंने 20 रेसलर्स को बीट किया और इसी का टाइटल जीतकर, और जो है इसको मुंह दिखा के जो है मैंने एलिमिनेट भी किया, और इसके साथ एक बड़ा नाम बोयका भी, जो आपस में उलझे हुए थे, तो उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया अब मैंने, क्योंकि अब वो टाइटल भी मेरे पास है और मैं रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर है, कोवू ब्रेंडन को बोलने दो, क्योंकि शेर हमेशा जब राहों में चलता है अपने नहीं, ये जो शेर, नहीं, ये जो शेर हमसे मुखातिब है जिसका नाम शेर खान है, कोवू ब्रेंडन का कहना है कि ये डेथ मैचेस से शेर डरता है। भागते हैं। अच्छा। शेर खान, ये तो बताओ कोवू ब्रेंडन को पिन कितनी बार किया? यार तुम जो है वो मेरे ख्याल में अभी हार चुके हो। अभी एक काम करो, नहीं, ये बताओ पिन करके हराया या रंबल में एलिमिनेट किया? सारी छोड़ो, साजिद से टिश्यू लो और आंखें पोछो। तो फिर नेक्स्ट इवेंट में लैडर मैच के लिए तैयार हो? लेडर मैच के लिए भी तैयार हूँ, और उसके ऊपर जो है वो साथ में लेडर ही नहीं होगी, साथ में टेबल्स भी होंगे, चेयर्स भी होगी, आपकी ट्यूबलाइट्स भी होंगी, जो दिल चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे मैचेस से तो आप डरते हैं? कैसे करेंगे आप ऐसे मैचेस से तो आप डरते हैं? ये कह रहे हैं, ये टीवी पे ये ऑन एयर कह रहे हैं कि आप डरते हैं ऐसे मैचेस से। आप वो वीडियो तो चलाएं जिस वीडियो में मैंने से एलिमिनेट किया, बाहर फेंका। अच्छा, वो तो वीडियो वो तो रंबल था ना, वो तो ऊपर से फेंक दिया। पिन क्यों नहीं किया आज तक? ऑलरेडी से जो है मैंने हरा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे पहले भी हराया, काफी बार हराया। नहीं, कोई हराने वाले कोई क्लिप दिखाओ ना। सुने, ये जितनी भी बार मुझे हरा चुका है वो चीटिंग से ही हरा है, ईमानदारी से कभी नहीं जीता। अच्छा। तो अब ये कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मेरे पास है, तो जाहिर सी बात है अब इसकी आंखों में आंसू ही रहेंगे। नहीं तो अब फाइनली मुझे ये बताएं, वक्त बहुत कम है। शेर खान, आपने कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जीत होती है चाहे वो जैसे भी जीत की जाए, रैंडी ऑर्टन की मिसाल है, ट्रिपल एच की मिसाल है, कहीं फिर ये किसी भी तरह कोई भी स्टैंड करके आपसे जीतने का अज़म दोहराने के लिए तैयार हैं? आप कितने तैयार हैं? देखिए, मैं तो हमेशा से तैयार हूँ, क्योंकि मेरा अपोनेंट जो है ना हमेशा मुझसे लड़ने से पहले 10 बार सोचता है कि काम से फाइट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि इसकी प्रीवियस जितनी भी फाइट देखे, इसने मुझसे ही नहीं हर बंदे से बेईमानी और चीटिंग से फाइट जीती है। तो मैं इसको दोबारा यही कहता हूँ कि अगर तैयार हो खेलने के लिए तो आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अब दोबारा ये मुझसे कोई टाइटल जीत सकेगा।
क्योंकि अभी अगर जीतेगा भी तो अहमद बोयका डिजर्व करता है हेवीवेट चैंपियनशिप, लेकिन अब मेरे पास है तो शायद ही ये मुझसे ना अहमद जीत सकता है और ना ही जो है वो। तो शेर खान लाइव इवेंट में लेडर मैच चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें सारे इक्विपमेंट्स होंगे, हर तरह का इक्विपमेंट होगा। क्या एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को? ये तो रिंग में आके पता चलेगा। नहीं रिंग में नहीं, challenge तो आप शेर accept खान करें आई ना एम अभी। गिविंग यू अ चैलेंज फॉर माय REW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड इफ यू आर नॉट डन विद दैट आई हैव गॉट 2 words for you. And one more thing, live Suck like it. more of the Sher Khan because it's time to. चलें जी, गालबन चैलेंज कबूल नहीं हुआ चैलेंज कबूल, लाइन ड्रॉप हो गई। ये शेर खान डर के भाग गए। शेर खान ये क्या किया आपने? नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई नेशनल स्टेडियम में वो। अच्छा चलें, मुमकिन है सर लाइन ड्रॉप हो गई। शेर खान है सर, वो भागने वाला नहीं है, ना नहीं, करे। वो बस वही है ना, चलें। आपने एग्जांपल दे दी, जंगल में शेर नाचा किसने देखा। ठीक है, तो शेर को अभी जंगल में नचाएंगे। ये नेक्स्ट इनका मैच कब होगा? हम ज़रूर जाएंगे देखने, आप भी ज़रूर जाइएगा। और ये रेसलिंग की दुनिया के हमारे हीरोज़ हैं सर। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम आते हैं सहाफ़त की दुनिया में। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सर ब्रेक के बाद खुशामदीद और वापस प्रोग्राम में आ गए और अब इख्तिताम की तरफ गामजन हैं और सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद रहे। और अब ज़रा इनसे भी जानें कि सहाफ़त किस नहज तक आ पहुंची है। क्या आसान है? और आसान के साथ साथ सहाफ़ी कलम का रखवाला, कलम से लिखने वाला, या कि भत्ता लेने वाला, या कि माफिया, या कि क्रिमिनल, कौन है सहाफ़ी? आपने तो सवाल ऐसा कर दिया कि या तो लड़ाई होगी या बच जाएंगे। अब नहीं बात सर, ये मैंने है- तो मैंने ऐसे बहुत सारों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन वो लेते भत्ता हैं। देखिए साफी में मैं बोलूं, साफी इन सब चीज के अगेंस्ट है, ऐसा ही है। इन इसमें सबसे अभी पाक है साहब। आपके साथ जो है वो एडवोकेट साहब भी बात कर रहे तो थे फिर हम कि- कैसे कैटेगराइज करें? उनको क्या कहें कि आप सहाफ़ी नहीं नहीं हैं? नहीं, वो उनकी वो हमें फील्ड 10 में कार्ड भी दिखा देते हैं अपने। उनकी फील्ड में भी 50 साल की प्रैक्टिस करने वाला वकील जाली निकला, उन्होंने बस अभी उन्होंने बयान खुद दिया। अभी हाँ। एक्सेप्ट की है ना इस चीज को। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ अच्छे बुरे ना हो, लाजमी होंगे। बात ये है कि सहाफत का जो मतलब है ना, वो इतना सीरियस है कि उसको अगर लिया जाए और समझा जाए कि आप क्या काम कर रहे हैं और ये काम कहाँ शुरू हुआ, इसकी तारीख क्या है, तो आप वाकई इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है। हाँ पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ गर्दन पे नाखून रख के सहाफत नहीं होती, हाँ और वो नाखून रखने वाले लोग कौन होते हैं ये सबको पता है। मतलब हमें हमेशा ये कह के इस्तेमाल किया जाता है कि अब पाकिस्तान का सवाल है। बस यही बात है, नाजुक मोड़ पे पाकिस्तान। ठीक है, अब आपने जो है वो इस वक्त इस बुरे वक्त में साथ देना है पाकिस्तान की खातिर, और हम देते हैं। आप यकीन करें कि हम सब कुछ छोड़ के हम उस तरफ लग जाते हैं, क्योंकि मेरा मुल्क मेरी जान मेरी ज़िंदगी, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये हकीकत है। अब जो नाखून की बात आ रही है ना, तो नाखून की से मेरी मुराद सिर्फ इतनी है कि आप यार कम से कम किसी की दुम पे पाँव न रखें। आपको अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं। देखिए, हम लोग जो सहाफ़ी हैं वो ना प्रोटोकॉल लेके चल सकते, ना सिक्योरिटी लेके चल सकते, ना हमारी फैमिली को कोई सहूलियात है, कोई इतने हम इम्पॉर्टेंट नहीं हो रहे चौथा सुतून होते हुए कि हमें वो सहूलतें मिल जाएं जो दूसरे 3 सुतूनों को हैं। उसके बावजूद हम उनसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हम यहाँ से लेके
ओवरसीज में भी बैठते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की तर्जुमानी हम मारे भी जाते हैं हम हर जगह खड़े होते हैं। हैं, ये भी तो कहें। ठीक है, हमारे लोग मारे भी जाते हैं, कोई शक नहीं है, हक तलफी कर होती सकते है, हैं, इसमें भी जमहूरियत है सर। सवाल करना चाह रहे हैं मैं नूर साहब। सवाल पूछना चाहता हूँ माजरत के साथ। हम वकला यानी हम जब वकील बनते हैं तो हमारे पास एक डिग्री होती है, वो डिग्री हासिल करते हैं, फिर उसके बाद बार काउंसिल के टेस्ट होते हैं, हम पास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कहीं जाके हम वकील बनते हैं। सहाफ़त में कोई ऐसा रिवाज है या नहीं है? मेरे नज़रिए, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं क्योंकि बहुत सालों से रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठता उठता हूँ, अमूमन ग्रेजुएट भी नहीं होते सर तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई डिग्री है आपका, कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसकी वजह से आप रेगुलेट कर सके सहाफ़ियों को? मैं आपको अभी इस मामले में जो है वजाहत देने की कोशिश करूंगा। देखिए, वकला की पूरे पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं तो कितनी तादाद होगी आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों के रजिस्टर्ड मेंबर है सारे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैक्सिमम क्या आपको तादाद नजर आ 2.5 से 3 लाख होंगे टोटल मिला के 3 लाख रख लीजिए पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, और आप भी अदलिया के साथ हैं, चूंकि आप भी सुतून कहलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमारे पास मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर लातादाद हैं, बेगिनती हैं, हर आदमी साफी का टैग लगा के घूम रहा है। रेगुलेट नहीं है ना, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है आपकी कोई। मैं सवाल वही- मेरा वही है। मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, PFUJ या दीगर तंजीमें जो साफियों की बनी है, अब उसमें गुज़िश्ता बरसों से हम देख रहे हैं स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है, वरना नहीं था। अच्छा, उसकी वजह क्या है? डिक्लेरेशन ले लेना प्रिंट मीडिया की मुश्किल काम है, बिल्कुल। जब मिल जाए तो उसको चलाना मुश्किल काम है, उसके एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। जब आपको रिक्वायरमेंट है 40% की, जो आपका स्टाफ होगा, और आपका बजट नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है उस अखबार को चलाने में, तो आप कुछ नॉन प्रोफेशनल भी रख लोगे, कुछ ट्रेनी भी रख लोगे। इसकी इजाज़त होती है कि ट्रेनी रख लें, रखी जाए। लेकिन जो सैटेलाइट चैनल से वाबस्ता जो हमारे जैसे लोग हैं, हम कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। हमें जर्नलिज्म के मेयार पे पूरा उतरना पड़ेगा, हमारी गुफ्तगू में भी बैलेंस होगा, वरना हम जो हैं अपने इदारे से भी निकाल दिए जाएंगे अगर हम पॉलिसी सेट के चलेंगे। पैमरा जो है, या रेगुलेटरी बॉडी आप लोग की, आपकी सहाफ़ियों की तो नहीं है, मेरा ख्याल इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडिया की है। मीडिया की है पैमरा, जी हाँ, बिल्कुल। पैमरा जो है वो सिर्फ आपके लिए। सहाफ़त की बात मैं कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी का अभी तक कोई आगाज़ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो आदमी जिसको कुछ नहीं आता है ना, पान के ठेले पे बैठा है, वो भी सहाफ़ी बन जाता है। मैंने देखा उसका कार्ड मौजूद है, मैं जानता हूँ। बिल्कुल, मैंने एक राइडर है, वो भी सहाफ़ी है। सरकार, सहाफ़ी तो एक बड़ा मोतबर, बड़ा इज्जतदार पेशा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। टके टके के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, टके टके पर कार्ड क्यों बिक रहा है? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अभी साजिद ने भी यही बात की कि मैंने ब्लैकमेलर देखे जो सहाफ़ी नहीं है, वो कमाई इसी तरह रहा है दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करके। एक जर्नलिस्ट को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। और मैंने आपको बताया कि जब 40 की ज़रूरत है स्टाफ में, और उस स्टाफ को वो मीडिया का, प्रिंट मीडिया का बंदा पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो ऐसे अनाड़ी लोगों को भी रख लेता है। वो जाली सहाफ़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, उसकी परमिशन है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वो बताएं। देखिए, सोशल मीडिया में इस वक्त वेब टीवी और यूट्यूबर, इन्होंने भी छोटे छोटे चैनल बनाए हुए, यूट्यूब चैनल बनाए हुए, उन्होंने भी स्टाफ रखे हुए हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल है। आई नो दैट वेरी वेल। अच्छा, रह जाता है ताल्लुक के आप शनाख्त कैसे करेंगे सहाफ़ी को, और उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखें, सबसे पहले तो एक मुस्तनद, अगर प्रिंट मीडिया है तो ABC रजिस्टर्ड होना चाहिए, अखबार ABC होना चाहिए। दूसरा ये कि उस अखबार की कॉपियाँ डेली इंफॉर्मेशन में जानी चाहिए, जो रूल्स है। सर, ABC तो सिर्फ काउंटिंग के लिए ना है कि आपका अखबार किस कदर बिक रहा है, उसको रेगुलेट करता है। वो रेगुलेट करता है, वो आपके अखबार को रेगुलेट करता है। हाँ जी, वो आपको तो रेगुलेट नहीं करता है ना कि सहाफ़ी कौन है। उसकी कंडीशन तो मैंने पढ़ी है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर मास्टर्स है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जर्नलिज्म किया हो, जर्नलिज्म का कोई शॉर्ट कोर्स किया हो। लेकिन जो मैं नहीं, शॉर्ट कोर्स की तो गुंजाइश ही नहीं। अगर आप पढ़े उस लॉ को, उसमें शॉर्ट कोर्स की गुंजाइश लॉ में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम मिनिमम अगर आप लाइसेंस कैसे मिल जाता है, सवाल ये है। लाइसेंस नहीं, लाइसेंस का देखें, लाइसेंस जो मिल रहा है, डिक्लेरेशन जो मिल रहा है, हाँ। वो उसको नहीं मिल रहा, उसी की बेस पे तो मिल रहा है। वो नहीं, वो डिक्लेरेशन एक पर्सन को मिलता है एक नाम के ऊपर, देखिए कि भाई मैं अमन अखबार निकालना चाह रहा हूँ। हाँ। नूर इसका चीफ एडिटर होगा। हाँ। तो नूर चीफ एडिटर है, उसकी क्वालिफिकेशन है कि मास्टर्स की डिग्री उसके पास, 5 साल का सहाफ़त का एक्सपीरियंस हो। 5 साल का। अगर उसकी जर्नलिज्म कहाँ चलेगा? जर्नलिज्म की तो कोई डिग्री का जिक्र ही नहीं है। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना था। वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो आपको डिक्लेरेशन दे रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं बात कर रहा हूँ उन सहाफती लोगों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो गली कूचे में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो गली कूचे के साथ, अब एक SHO है मेरी, उससे जब बात होती है कि यार वो जाली सहाफ़ी आया, उसने मेरे लिए 4 गलत जुमले रखे और मुझे IG सिंध ने सस्पेंड कर दिया, ये हुआ है।
ऐसा होता है बिल्कुल। अब ऐसे मैं उससे ही सवाल कर रहा हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस सहाफ़ी का, इदारे का कार्ड चेक किया, क्या वो किसी मुस्तनद इदारे से मुंसलिक था? वो कह रहा है नहीं यार, वो उसके पास किसी अखबार का कार्ड था। फिर मैंने उससे कहा आपने देखा कि उसका एक्रेडिटेशन कार्ड बना हुआ है, रेलवे कार्ड बना हुआ है, उसकी तमाम चीज़ें पूरी हैं, अगर ये चीज़ें उसके पास नहीं थी आप उसको बंद कर देते, FIR काट देते उसके ऊपर, आपने क्यों छोड़ दिया उसको? एक सहाफ़ी के पास ये मुस्तनद चीज़ें होती हैं। देखें, हमारा अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो हम कहीं सेफ नहीं है। हमारा तंजीम में भी, जो हमारी सहाफ़ती तंजीम है उनमें रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारा रिकॉर्ड जो है एक्रेडिटेशन के हिसाब से यहाँ होना चाहिए, हमारा रिकॉर्ड जो है वो माजरत चाहता हूँ, प्रेस क्लब ऑफ कराची जो है वो तो आप 25-25 साल तक मेंबरशिप नहीं देता लोगों को। मैं समझता मुस्तनद इदारा वो है, शिकायत है। मैं तो समझता मुस्तनद इदारा तो वो है। बिल्कुल क्या नहीं, अगर नहीं, वो नहीं, वो मुस्तनद इदारा नहीं है, वो अच्छा। सहाफ़ती क़िबला जरूर है। सॉरी टू से, सारी सहूलतें वो ले रहे हैं, 700 प्लॉट अभी दिए गए बिल्कुल उनको। ये बात, हाँ। ये मैं नहीं कह रहा कि वो कोई मुस्तनद इदारा हो गया, वो सहाफ़ती क़िबला हम सबका है। हाँ। तो लेकिन खिदमत अंजाम हम लोग दे रहे हैं जो बाहर बैठे तो हुए उसी हैं। में इदारा बनाए ना, कोई ऐसा चीज बनाए ना उनकी देखिए, ये आप जहां मुझे ले जा रहे हैं ये सारा गवर्नमेंट का काम है। प्रेस क्लब जो है एक सहाफ़ती क़िबला है, तमाम पाकिस्तान में प्रेस क्लब की एक रिस्पेक्ट है, उसको ठीक करना, रिफाइन करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट फंड दे रही है, करोड़ों रुपए फंड जा रहा है। सही, आगे बढ़ाते जी, सिलसिले को सीरियस हो गए थे काफ़ी आप लोग। चलें, को मुझे मैसेज दें, कौम को क्या मैसेज देंगे रेसलिंग के फ़रोग के लिए? देखिए, कॉम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे बीइंग अ रेसलर जो है, पाकिस्तान में जब मैं रेसलिंग स्टार्ट की थी तो यहाँ पर कोई स्कोप नहीं था और पेरेंट्स जो है मुझे ही रोकते थे। तो डेफिनेटली अभी भी जो आना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोग हमें देख के आना चाहते हैं और एक प्राउड भी होता है, खुशी फील होती है कि यार हम किसी के आइडियल भी हैं। तो मैं कॉम को यही देना चाहूँगा मैसेज कि यार देखो, जो आपको करना है ना वो आप हिम्मत करो, इस चीज़ से मत घबराओ कि यार आगे स्कोप नहीं है या कोई दरवाज़ा नहीं है। क्योंकि जब तक आप देखें, जब तक आप में हिम्मत है, आपके हाथ पाँव चल रहे हैं, आप स्कोप है, स्कोप आप खुद बनाते हो। तो यू हैव टू बी अनस्टॉपेबल, just like we were, and I am still the unstoppable killing machine. You have to be unstoppable to achieve your goal, your ambition. ज़बरदस्त सर, क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है मायूस कि लग रहे हैं काफ़ी आप। पासदारी करे कानून की, जो कानून हमें सिखाता है और जो प्रेम्बल हमारा कहता है ना कि कोई भी कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट नहीं होगी जो शरीयत के मुखालिफ हो, ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर कानून का राज होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, जमहूर को बोलने का हक होना चाहिए, पीका एक्ट जैसे एक्ट नहीं बनने चाहिए जो आपकी आवाज़ को रोकते हो और आपके खिलाफ चाहते हो, ऐसे कोई काम नहीं होने चाहिए। कल ही ये मामला मेरी नज़र से गुजरा है। सहाफ़ियों को हटा दे तो सर आम आदमी को बोलने का इख्तियार नहीं है। नहीं, आम आदमी सोशल मीडिया पे अब मुल्क की सलामती के खिलाफ बात करे नहीं, या जो वो सलामती के खिलाफ इदारों तो के कोई खिलाफ भी बात करे, छोड़ दिया जाए। सलामती के खिलाफ तो कोई भी बात करे उसको तो गिरफ्तार होना चाहिए। दैट्स इट। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करे उसे गिरफ्तार होना चाहिए। रियासत के खिलाफ, हमारी रियासत के खिलाफ, रियासत पाकिस्तानी है बॉस, पहले आप रियासत के खिलाफ कोई बात करे उसे गिरफ्तार होना चाहिए। मगर रियासत ये तयन कैसे करेगी कि भाई किसके खिलाफ बात क्या हो रही है? सवाल ये है, ठीक है ना। वो एक एक्ट बनता है ना, वो एक्ट के तहत ही सारी बातें होती है। अगर सहाफ़ियों को निकाल दिया उससे तो आम आदमी को क्यों फंसा दिया बीच के अंदर, अगर वो बात करना चाहे तो? सवाल से इतना आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया, मैं आपकी बातों में सब तमाम चीजें नोट कर रहा था, लगेगा जिन्होंने बनाया है कि नहीं। आप बताइए ना, देखें एडवोकेट साहब, आपने देखा, आपने खुद कहा कि कोई वहां बैठ के सहाफत कर रहा है, कोई वहां बैठ के, वो सहाफी भी नहीं है, वो सहाफी नहीं है ना। और अगर वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, वेल नोन नहीं। अब साजिद प्रोग्राम कर रहे हैं तो साजिद को डोमेन पता है अपनी, ये किस तरह इसको लेके जाना है, एजुकेट कौन करेगा सर? एजुकेट कौन करेगा? वो हुकूमत का काम है, बंद कर दे, इसीलिए पीका एक्ट बना हुआ। बस, तो पीका एक्ट एक अलग चीज है सर, आप उसकी डिफाइन ठीक है, चले इसको बाद में डिफाइन करेंगे सर। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया वक्त। इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए साजिद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के